हाँ जी। तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। हम्म। तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का। अकाउंट्स अवेलेबल है कि इस प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर करते हैं हम आपके सिलेबस की 100% कवरेज। तो खैर आज करनी है हम लोगों को चैप्टर नंबर 8 जर्नल, जो कि एक शानदार ज़बरदस्त बेहतरीन चैप्टर है। तो खैर इसी के साथ में करते हैं बातों की शुरुआत। तो चलिए बोलिए, प्रेम से बोलो, क्या 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 बोलो, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो चलिए खैर अच्छी सी शानदार सी बढ़िया सी करते हैं जी शुरुआत। क्या है जर्नल, क्या नहीं है, क्या ये बताता है, क्यों ये है, क्या सब कुछ है, तो ये सब कुछ बातें करते हैं। तो आओ जरा शुरू करें। तो देखो, हमने अभी तक की अकाउंटिंग के अंदर जान लिया था कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर काम काफ़ी सारे किए जाते हैं। सबसे पहले डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है, देन उसके बाद में ये चैप्टर नंबर 1 में जाना था हम लोगों ने, है ना, चैप्टर नंबर 1 के अंदर, कि देन फर्दर डेटा को क्लासीफाई किया जाता है, देन फिर फर्दर डेटा को समराइज भी किया जाएगा और सबसे आखिरी में एनालाइज करके चलेंगे हम। ठीक है, तो ऐसा करके कुछ जाना था हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर। और देखो, ये सारे काम करने के लिए अपने कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। भाई अकाउंटिंग का तो नाम ही क्या है, फाइनेंशियल डेटाबेस, जहां हम ढेरों सारे बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाया करते हैं। जहां डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, हमारा अपना सभी का प्यारा जर्नल नाम का डॉक्यूमेंट। डेटा को क्लासिफाई करने के लिए भी एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, हमारा सभी का अपना दुलारा लेजर नाम का डॉक्यूमेंट। देन बनाया जाता है समराइज करने के लिए अपना ट्रायल बैलेंस, और एनालाइज करने के लिए तो अपनी बनाई ही जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिनके अंदर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आते हैं, है ना, ऐसे करके बातें हैं। तो अलग अलग काम को बताने के लिए, करने के लिए, दिखाने के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। जिसमें से सबसे पहला कदम क्या है? तो सबसे पहला कदम है रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। और ऑब्वियस सी बात है कि अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, तो कोई तरीका, कुछ रूल्स तो होते ही होंगे। तो यहां पर जर्नल नाम का जब हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो भैया उसको बनाने के सोफिस्टिकेटेड कुछ एक रूल्स फॉलो करने हैं आप लोगों को। और वो जो सबसे पहली क्लास में हमने जाना था ना, सबसे पहली क्लास में क्या जाना था सर जी हमने? तो हमने जाना था कि हमारी अकाउंटिंग दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं वो 4 हिस्सों में होती हैं, या तो एसेट्स या फिर लायबिलिटी। और देखो आज के क्लास में हमें समझ में आएगा कि वो जो बाइफर्गेशन था, जो मैंने इतनी शिद्दत से कराया था, कहा था कि याद रखना, ध्यान रखना कि क्या एसेट है। अब जिनको क्लियर है कि भाई कैश एक एसेट है, लोन एक लायबिलिटी है, डेटर एक एसेट है, क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, तो उन लोगों के लिए बातें बहुत आसान होने वाली हैं। और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो भाई मैं तो अभी भी कहूँगा कि पहले पीछे के चैप्टर जाके पढ़ लें। हो सकता है कि ये चैप्टर, ये लेक्चर देखकर आपको बातें समझ तो आ जाएं, लेकिन हाँ, अच्छे से पढ़ते हैं, गहराई से जानते हैं तो थोड़ा बेटर वे में अच्छे तक आत्मा तक बातें समझ पाती हैं हमें। ठीक है जी। तो चलो खैर फिलहाल के लिए तो मैं यही बात करता हूं कि जो जर्नल के रूल्स हैं हमारे, वो बेसिकली क्या हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं हमारी, जैसे कि एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है, तो उनके बढ़ने पर और कम होने पर कुछ एक रूल्स फॉलो होते हैं। क्या? जैसे कोई भी अगर एसेट जब कहीं भी आपका इंक्रीज होगा तो हमेशा डेबिट किया जाएगा। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में DR डॉट लिख दिया जाता है, तो डेबिट किया जाएगा। और जब कहीं भी अगर कोई एसेट कम होगा तो क्रेडिट कर दिया जाएगा मेरे मुन्ने। और क्या यहाँ पर ये क्रेडिट वर्ड का मतलब ऐसा कुछ है कि उधार नहीं, यहाँ क्रेडिट वर्ड का मतलब ये नहीं है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर एक प्रिंसिपल पढ़ा था हम लोगों ने, कौन सा है, बता कौन सा? ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, जो कहता था कि जब कहीं भी कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है तो उसका हमेशा दोहरा इफेक्ट होता है। और वो दोहरा इफेक्ट, डबल इफेक्ट क्या है? नंबर 1 इज अ डेबिट एंड नंबर 2 इज अ क्रेडिट। अब वहां तो नाम पढ़े थे, यहां हम उन चीजों का इस्तेमाल करने वाले हैं मेरे बच्चा। तो चलो खैर मुद्दे की बात देखो। अब ये डेबिट क्रेडिट का मीनिंग क्या है वो अभी थोड़ी देर बाद समझ आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना। अभी तो बस खा लो इसे, गले से नीचे उतरेगा अभी ये थोड़ी देर बाद, ठीक है, चिंता ना करिए। खैर इसके अलावा एसेट्स को जब कहीं भी एसेट कोई भी बढ़ता है तो डेबिट किया जाता है, कम होने पर क्रेडिट किया जाता है। लायबिलिटी के रूल तो बिल्कुल उल्टे चलते हैं। जब कहीं भी कोई भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तब क्रेडिट की जाती है, और जब कहीं भी डिक्रीज होती है, कम होती है, तब डेबिट की जाती है।
ठीक है जी। तो ऐसे करके बातें हैं कि एसेट्स के बढ़ने पर डेबिट, कम होने पर क्रेडिट। लायबिलिटी के तो उल्टे रूल चलते हैं बिल्कुल ही। एक्सपेंसेस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्सपेंसेस को तो देखते के साथ ही आप एक्सपेंसेस के केस में कभी भी कम या ज्यादा होने की कोई बातें नहीं है, हमेशा ही उनको डेबिट किया जाएगा। और लायबिलिटी के इनकम के केस में भी कोई भी परेशानियां नहीं है, हमेशा ही आप उनको क्रेडिट करके चलेंगे। और देखो वाकई में ये डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट ये आखिर है क्या चीज़ है, ये वक्त के साथ में अभी धीरे धीरे बस चंद मिनट बाद ही समझ में आ जाने वाली है। बहुत हल्का फुल्का सा कुछ बोलूं तो जैसे मैथ्स के अंदर किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए, किसी भी चीज़ को इंक्रीज करने के लिए हम एडिशन नाम का प्रोसेस फॉलो करते हैं, और कम करने के लिए हम माइनस, सब्सट्रैक्शन, डिडक्शन नाम का प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो ऐसी अकाउंटिंग की दुनिया में कभी नहीं करते हम प्लस माइनस। हम प्लस माइनस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस फॉलो नहीं करते, बल्कि अक्सर कई बार किसी चीज को इंक्रीज करने के लिए डेबिट और डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट किया करते हैं मेरे बाबू। और कई बार उल्टा भी हो सकता है बताओ कि एसेट्स के केस में तो इंक्रीज के केस में डेबिट और डिक्रीज के केस में क्रेडिट, जबकि लायबिलिटी में तो इंक्रीज पर क्रेडिट किया जाएगा जबकि डिक्रीज पर डेबिट किया जाएगा। तो ये डेबिट क्रेडिट कुछ प्लस और माइनस करने का सब्स्टिट्यूट है, एक तरह का अल्टरनेटिव है, और बाकी अभी आएंगी बातें समझ में। तो देखो ये जो छोटी सी टेबल है, जो रूल्स हैं, ये कोई छोटे मोटे रूल नहीं, ये चैप्टर नंबर 8 के नहीं बल्कि मान के चलो आपकी जिंदगी भर तक के रूल हो गए। ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग दुनिया में आए हैं, गोता लगाएंगे तो डेबिट क्रेडिट को बिल्कुल आत्मा में बसाएंगे। ठीक है जी, डेबिट क्रेडिट को बिल्कुल आत्मा में बसाएंगे। चलिए खैर, तो क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन कैसे होते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। आपको बोला जाता है कि भैया जर्नल एंट्री पास कर दो। और देखो क्वेश्चन देखने में अगर देखने में देखो तो बिल्कुल अकाउंटिंग इक्वेशन का जैसा है। जैसे कि मानो कि आपको ढेरों सारी ट्रांजैक्शन दी हुई हैं, और बस इतना सा अंतर है कि वहां तो बोलते थे कि प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, आप फिर अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बनाते थे, फिर चीज़ों को एग्जीक्यूट करते थे। यहां इतना अंतर है कि बोल दिया है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब ऑब्वियस सी बात है कि अकाउंटिंग इक्वेशन का अलग फॉर्मेट था, जर्नल का अपना अलग फॉर्मेट होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपने पढ़ा था उसका अलग फॉर्मेट था। अब ऑब्वियस सी बात है कि देखो अकाउंटिंग में तो जो भी आप जब कहीं भी अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाओगे ना भाई, जर्नल बनाओगे उसका अपना एक फॉर्मेट है, लेजर बनाओगे उसका अपना फॉर्मेट है, ट्रायल बैलेंस बनाओगे उसका अगला अपना फॉर्मेट है। और ऐसा नहीं है फॉर्मेट में परेशान हो जाओगे आप, बड़े आराम से याद भी हो जाते हैं फॉर्मेट, ज़्यादा कोई दिक्कतें नहीं आती हम लोगों को। ठीक है जी, बहुत समझदार हैं हम। तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि भैया जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद में कि उन ट्रांजैक्शन को आखिर उस फॉर्मेट में लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके बातें हैं। तो सबसे पहले और भाई ये पेपर में ये बना हुआ नहीं आएगा, लेकिन ठीक है आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हाँ भाई जब कहीं भी कोई भी अगर सपोज करो एसेट की बातें हुई, या बाई चांस लाइबिलिटी की बातें हुई, या कभी भी कोई भी एक्सपेंस की बातें हुई, या इनकम की बातें हुई, तो हमारे रूल्स क्या चलेंगे। एग्जाम में तो ऑब्वियसली भाई ये चीज़ें नहीं होंगी रूल्स ऑफ अ जर्नल, बट ठीक है अब मैं बार बार ओरल अगर बोलूँगा तो हो सकता है कि आप लोगों को दिक्कत आई, तो इसलिए मैं तो लिख रहा हूँ कि एसेट जब कहीं भी इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज के केस में क्रेडिट, और लाइबिलिटी के केस में तो इंक्रीज के केस में क्रेडिट जबकि डिक्रीज के केस में डेबिट होगा। एक्सपेंसेस तो हमेशा ही आपके डेबिट किए जाते हैं, ठीक है जी, हमेशा ही डेबिट किए जाते हैं, और इनकम तो हमेशा ही आपकी क्रेडिट की जाती है। एक्सपेंसेस और इनकम के केस में तो इंक्रीज और डिक्रीज होने की बातें ही नहीं है। जो इंक्रीज और डिक्रीज होने की बातें हैं वो सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी के केस में ही है, ध्यान रखिएगा मेरे बाबू। ठीक है जी, खैर तो अब सबसे पहले तो फॉर्मेट देखते हैं। क्या गाना गाएंगे अब कोई? हाँ ना 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 ना, हाँ गाना गाएंगे, थोड़ा बहुत तो गाना गा ही लेना चाहिए। तो सबसे पहले ऑब्वियसली जैसे जैसे मैं लाइनें ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है जी, आपको लाइन्स ड्रॉ करनी है, चाहे साथ के साथ आप चाहो तो अगर 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 कॉपी में लिख रहे हो, जो कि नालायक हो, तुम कभी नहीं लिखते हो, वीडियो देखते हुए, क्लासेस देखते हुए, सर जी हम तो बिस्तर में लेट जाते हैं आराम से। बिस्तर में लेट जाके मत देखा करो, ठीक है जी। तो एक इधर हमारा कॉलम होता है सीरियल नंबर का कॉलम, ठीक है जी। बहुत बार क्वेश्चन के अंदर ट्रांजैक्शन के आगे डेट लिखी होती है, तो वहां आप उसे डेट का कॉलम भी बना सकते हो। इसके अलावा बिल्कुल यहां राइट हैंड कॉर्नर पर आप एक बनाते हो अमाउंट का कॉलम। भाई आपको दो तरह के कॉलम बनाने हैं, एक ऐसा कॉलम जो क्रेडिट की अमाउंट को रिफ्लेक्ट करे, और साथ में एक ऐसा कॉलम जो डेबिट की अमाउंट को रिफ्लेक्ट करे। तो ये जो दो कॉलम हमने बनाए हैं, कोशिश हमें रखनी है कि इनकी जो विड्थ है वो बिल्कुल बराबर रहे, और जो दो कॉलम है ये दो अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नंबर 1 इज अ डेबिट अमाउंट, नंबर 2 इज ए क्रेडिट अमाउंट। मेरे बाबरे हैं
पिया बावरे, पिया बावरे नहीं, राधे राधे के बावरे। चलो खैर, और एक ये छोटा सा कॉलम। तो देखो फॉर्मेट दिखने में जो कि है वो तो ऐसा सा बनेगा आपका, ऐसा सा ऐसा सा ऐसा सा बनेगा। और जहां लिखना क्या क्या होता है, तो यहां फॉर्मेट के अंदर है सीरियल नंबर, और यहां बहुत से क्वेश्चन में डेट दी होती है तो डेट भी लिख सकते हैं हम, ठीक है जी। या तो सीरियल नंबर लिखेंगे या डेट लिखेंगे। यहां पर हम पर्टिकुलर्स कोड करते हैं, पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स। एंड एक ये कॉलम होता है कुछ एल डॉट एफ डॉट, जिसकी कि अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म है आपकी लेजर फोलियो। हालांकि इसका मीनिंग कब जानेंगे, तो ऑब्वियसली इस चैप्टर के बाद में ना जर्नल विच इज अ चैप्टर नंबर 8, इसके बाद का ही चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 विच इज अ लेजर। तो ऑब्वियसली एलएफ यानी लेजर फोलियो का मीनिंग हम जब चैप्टर नंबर 9 करेंगे तब जानेंगे समझेंगे। अभी लिखना कुछ नहीं होता आपको इस कॉलम में, और बल्कि कभी भी नहीं लिखना। देखिए सर जी बना क्यों रहे हैं फिर है, जब लिखना ही नहीं है तो बना क्यों रहे हैं। तो नहीं जी, बनाना कंपलसरी। डेबिट ब्रैकेट में आप अमाउंट का साइन कोट कर सकते हो, क्रेडिट ब्रैकेट में अमाउंट का साइन सभी जानते हैं, हमारे अपने प्यारे प्यारे रुपीज़ का साइन ऐसा होता है, ठीक है जी। तो डेबिट ब्रैकेट में अमाउंट का साइन हमने लिख दिया। तो एलएफ का कॉलम हम बनाते हैं जिसकी की रिलेवेंस आपको समझ में आएगी जब हम चैप्टर नंबर 9 करेंगे। बट हाँ फिलहाल के लिए कोई रिलेवेंस नहीं है उसकी, बनाना कंपलसरी है बट रिलेवेंस नहीं है, कुछ भी आएगा नहीं है उसके कॉलम में। और मोस्ट ऑब्वियसली जब कहीं भी आप कोई भी सोल्यूशन करते हैं तो भैया ऊपर हेडिंग तो डालनी कंपलसरी होती ही है। अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हो तो ऊपर अकाउंटिंग इक्वेशन लिखो, जर्नल बना रहे हो तो ऊपर जर्नल आप जरूर लिखें, ठीक है जी। ऐसे करके बातें हैं। अब देखो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, काफ़ी ज़्यादा आसान। हर ट्रांजैक्शन पढ़ते जाएंगे, उससे क्या इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है, ऐसे करके कुछ सोचेंगे कि भाई क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। ये बातें क्लियर हो गई तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब जैसे फर्नीचर परचेज, अब देखो भाई क्या ये बातें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी हैं कि फर्नीचर जैसी मैं खरीदता हूं तो फर्नीचर नाम का एसेट तो मेरा इंक्रीज होगा, और भाई मेरी जेब से पैसा जाएगा कि कैश नाम का एसेट मेरा डिक्रीज होगा। भाई जैसे मैं फर्नीचर खरीदता हूं तो इससे मेरे बिजनेस पर प्रभाव क्या पड़ेगा। इस तरह के प्रभाव, इस तरह के इफेक्ट ऑल दो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी सीख तो लिए हैं, बट हाँ हो सकता है बहुत से बच्चे हों नालायकों, अगर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं की तो उनके लिए मैं थोड़ा सा और डिटेल में बातें कर रहा हूँ और बेसिक सी बातें कर रहा हूँ। कौन सी, कि भाई फर्नीचर हमने खरीदा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जेब से पैसा गया होगा, कैश मेरा कम हुआ होगा, बट कैश आपका एक एसेट की कैटेगरी में आता है, और ऑब्वियस सी बात है कि कैश जा रहा है विच इज एन एसेट अगर कम हो रहा है तो ऑब्वियसली एक क्रेडिट होना चाहिए। तो कैश शुड बी क्रेडिटेड, क्यों, क्योंकि कैश एक एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। और ऑब्वियस सी बात है कि फर्नीचर खरीदने से फर्नीचर तो आ रहा है, फर्नीचर तो बढ़ रहा है, फर्नीचर तो इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्नीचर इज ऑल्सो एसेट, तो वी शुड बी डेबिटेड। तो डन। यहां पहली एंट्री में तो देखो हम लोगों ने कर लिया, क्या कर लिया, हमने कंक्लूड कर लिया कि विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। एटलीस्ट हमेशा हर ट्रांजैक्शन के अंदर एटलीस्ट एक अकाउंट डेबिट जरूर होगा, एक अकाउंट क्रेडिट जरूर होगा। तो वही आपको ढूंढना होता है क्वेश्चन में कि भैया कौन सा अकाउंट डेबिट होना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना है। और वंस आप एक बार वो ढूंढ लो फिर उन चीजों को हम यहां लिखते हैं जर्नल के फॉर्मेट के अंदर, है ना मेरे बाबू। तो बस ऐसे करके बातें हैं, ठीक है जी। तो अब जैसे ही सपोज करो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया फर्नीचर अकाउंट शुड बी डेबिटेड, तो ठीक है लिखना शुरू कर देते हैं। आओ लिखें, यहां ऐसे लिखते हैं फर्नीचर अकाउंट को शॉर्ट में लिखते हैं A/C, और इसी ही अलाइनमेंट में यहां आगे चल के यहां लिख देते हैं ऐसे डेबिट डॉट 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 डॉट, या ऐसे करके ऐसे लंबी सी लाइन भी डाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे नहीं ऐसे पूरी लंबी लाइन डाल दो ठीक है, इतनी लंबी नहीं डालनी, ठीक है जी। और कितने का फर्नीचर खरीदा है, 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा है सर जी, ठीक है जी। तो 1 लाख रुपए यहाँ पर, ठीक है जी। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होना था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना था, वो हमने लिख दिया है। नाउ विच अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, कैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। तो ठीक है, अब देखो जो डेबिट अकाउंट लिखा जाता है वो तो ऐसे लिखते हैं कि फर्नीचर अकाउंट, और उसके आगे यहाँ पर डेबिट और डेबिट के कॉलम में लिख दिया। लेकिन जो अकाउंट क्रेडिट किया जाता है तो उसके लिए ऐसे नहीं कि हाँ कैश अकाउंट और वहाँ क्रेडिट लिखने, नहीं ऐसे नहीं। उसे पहली बात तो थोड़ा सा अलाइनमेंट में आगे से सबसे पहले लिखा जाता है टू हमेशा लिखा जाएगा, ठीक है जी, 2, और फिर उस अकाउंट का नाम लिख दिया जाएगा जो अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है। कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, कैश A/C मतलब अकाउंट, तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, और इसी अलाइनमेंट में अब कैश के कॉलम में लिख देंगे हम 1 लाख रुपए, और यहां नहीं लिखना है, ठीक है जी, यहां नहीं लिखना।
ठीक है। ये कभी सोचो कि बिल्कुल समान भाव संत भाव है, हम जैसे डेबिट में यहाँ पर लिख दिया था तो क्रेडिट भी लिख देंगे, अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कुछ एक बातें हैं जो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड हैं, और अकाउंट्स में कहीं भी प्रेजेंटेशन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, प्लीज़। कुछ भी कर लेना, प्रेजेंटेशन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। तो जो भी अकाउंट आपका डेबिट होगा उसे इस तरीके से डेबिट लिख दिया जाएगा। डेबिट के कॉलम में जो भी अकाउंट आपका क्रेडिट होगा उसे थोड़ा सा आगे से टू उसका नाम लिख दिया जाएगा, और फिर क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे मेरे बावरे। तो डन। इसी के साथ में पहली ट्रांजैक्शन तो हमारी हो गई है। दूसरी की बात करते हैं। हर ट्रांजैक्शन की ऐसे करके ही बातें हम कर जाएंगे, ये हो जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी। अब जैसे सेकंड ट्रांजैक्शन की अगर बात करें तो फिर से क्या 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 लिखा है, कैश डिपॉजिट इन अ बैंक। अब बताओ, हैं बताओ भाई, कैश डिपॉजिटेड इन अ बैंक, कैश को बैंक में जमा कराया है। और हम बहुत अच्छे बेहतर तरीके से जानते हैं कि कैश भी मेरा एक एसेट ही है और बैंक भी मेरा एक एसेट ही है। और कैश को बैंक में जमा कराया है तो बताओ 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 क्या होगा, इससे क्या होगा भाई। कैश को बैंक में जमा कराया है तो कैश को बैंक में जमा कराते ही बैंक नाम का एसेट बढ़ जाएगा। और क्या फ्री में बढ़ेगा? जो कैश है, जो फिजिकल कैश है, कैश रिप्रेजेंट फिजिकल कैश, जो हमारे पास अवेलेबल रहता है, जो हमारे गले में होता है, जो हमारे पास रहता है फिजिकल, तो वो कम हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि हाँ भाई, कैश डिपॉजिट इन अ बैंक, तो इससे मेरा बैंक विच इज अ एसेट वो इंक्रीज हो जाएगा, और कैश जो फिजिकल कैश है वो मेरा कम हो जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों के दोनों मेरे एसेट्स ही हैं। ऐसा तो नहीं है कि बैंक या कैश में से कोई लायबिलिटी या एक्सपेंस जैसी बातें हैं। भाई कैश भी मेरा एसेट है, बैंक भी मेरा एसेट है, ये बातें जानते हैं हम। मेरा फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, ये सारी चीजें मेरे एसेट कहलाती हैं। तो ठीक है, जो एसेट इंक्रीज हो रहा है उसे डेबिट किया जाए, तो बैंक आपका इंक्रीज हो रहा है तो इसे डेबिट किया जाए, जो एसेट डिक्रीज हो रहा है इसे क्रेडिट कर दिया जाए मेरे बच्चा। तो डन। यहां से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड, बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड, एंड विच अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, तो कैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। इसके अलावा कई बार बच्चों के दिमाग में ऐसे भी सवाल आते हैं क्या कि भाई मैं लिखूंगा कि भाई कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, बैंक अकाउंट डेबिट करना है। तो बहुत बार बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर जी क्या जरूरी है कि पहले जो अकाउंट डेबिट हो रहा हो उसे ही लिखा जाए? क्या जरूरी है? या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो पहले कैश का नाम लिख दो कि कैश, या टू करके कुछ भी लिख दो। तो जवाब है ना। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि प्रेजेंटेशन के कुछ एक रूल्स हैं, तो उन रूल्स में से ही एक रूल्स है कि जो अकाउंट डेबिट होना है पहले उसे दिखाना है। पहले डेबिट के एस्पेक्ट को दिखाना है, बाद में ही आप क्रेडिट के एस्पेक्ट को दिखाओगे। आपकी मर्जी। तुम्हारी मर्जी नहीं चल रही। कहां चलती है तुम्हारी मर्जी? ना घर में, ना बाहर, ना पढ़ाई में, कहीं नहीं चल रही तुम्हारी मर्जी। तो तुम्हारी मर्जी नहीं है, ठीक है जी, ध्यान रखना। क्या एक दिन आएगा जब तुम्हारी मर्जी चलेगी? बिल्कुल चलेगी, है ना। फिर चलाना अपनी मन मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तो पढ़ाई में तो बिल्कुल ना चलाना, फिर देखना नंबर कैसे कैसे आएंगे अपनी मर्जी चलाओगे तो। खैर, तो अभी मर्जी नहीं चलानी है अपनी, है ना। जिद्दी नहीं बनना, बातें माननी है। किसकी बातें माननी है? परिवार वालों की बातें माननी है। मम्मी की बात मानेंगे, पापा की बात मानेंगे, बड़े भाई की, बहन की बात मानेंगे, टीचर की बात मानेंगे, सबकी बातें मानेंगे, तभी अच्छे बच्चे बनेंगे, है ना। चलो खैर, तो डन जी डन। तो बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड हाउ मच अमाउंट? 5000। तो ठीक है जी, ओके, 5000 रुपए। ऐसे करके आगे मेरी बात मेरे बच्चा। और बस कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, तो थोड़ा सा आगे से ऐसे लिखा टू कैश अकाउंट, और बस यहां लिख दिया अपना 5000। ठीक है जी, ऐसे करके। क्या बात खत्म हुई? नहीं, एक छोटी सी बात और करनी है। क्या कि देखो, जैसी हर एक ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर दो तो उसके नीचे हम देते हैं नरेशन। नरेशन का मतलब क्या होता है? नरेशन का मतलब होता है कि आप ट्रांजैक्शन की डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, जिसमें पहला वर्ड होता है कॉमन, बीइंग। बीइंग नरेशन देते हैं हर ट्रांजैक्शन को। जैसे रिकॉर्ड कर लिया कि भाई दिस अकाउंट शुड बी डेबिटेड, दिस अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, तो उसके बाद में हम नरेशन देते हैं। नरेशन में क्या लिख देते हैं? बीइंग, जो भी आपने काम किया है। आपने क्या काम किया है? परचेज फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर, परचेज फर्नीचर इन कैश। ठीक है जी, आप लैंग्वेज अपनी वर्ड्स में लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीइंग फर्नीचर परचेज इन कैश, बीइंग परचेज फर्नीचर इन कैश, मतलब यहाँ ट्रांजैक्शन की आपको डिस्क्रिप्शन देनी होती है, बस बात खत्म। बैंक, और यहाँ भी दोगे नरेशन, ठीक है जी, सीधी सी बात है। बीइंग क्या किया क्या है आपने? बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, ठीक है जी। कोई कुछ भी लिख सकते हो आप, अपनी मर्जी से लैंग्वेज बना सकते हो, बस इररिलेवेंट बातें नहीं लिखनी है, सीधी सी बात है। और फॉर्मेट के हिसाब से, अगर मैं एग्जैक्ट फॉर्मेट के हिसाब से बात करूं तो देखो, जब कहीं भी आपकी एक एंट्री हो जाए तो उसके बाद में आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी होती है, बस एक छोटी सी लाइन, ठीक है जी। इससे आपकी प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी लगती है।
बस इतनी सी बातें हैं, ठीक है। जैसी एक एंट्री हो जाए तो एक लाइन ड्रॉ कर दें और उस लाइन को यहाँ सीरियल नंबर के कॉलम में नहीं लेके आना है और डेबिट और क्रेडिट के जो अमाउंट के कॉलम है यहाँ पर नहीं लेके आना है। तो उम्मीद करता हूँ अब ये तो हमें अच्छे से क्लियर हो गया है कि भाई फॉर्मेट में चीज़ों को लिखा कैसे जाता है। वंस अगर किसी भी ट्रांजेक्शन में हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, तो फिर लिखना तो हम लोगों को आ गया है कि पहले जो भी अकाउंट डेबिट हो रहा है वो अकाउंट डेबिट ऐसे करके लिखो, जो भी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसके यहाँ क्रेडिट नहीं लिखना, उसे थोड़ा सा आगे करके लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे और फिर उसका नाम लिख देंगे, बस बात खत्म हो गई इतनी सी। तो अब जो बाकी की ट्रांजैक्शन है, ठीक है जी, वो आप लोग कर करके देखेंगे। बाकी मैं एक बार डिस्कस जरूर कर देता हूं फटाफट से, ठीक है जी। अब जैसे मशीन परचेज है 1 लाख रुपीज और पेमेंट मैं बैंक से कर रहा हूं क्योंकि लिखा हुआ है पेमेंट मेड बाया चेक। तो मशीन खरीदी है तो ऑब्वियसली मशीन नाम का एसेट इंक्रीज होगा और मशीन नाम का एसेट इंक्रीज हो रहा है तो दिस शुड बी डेबिटेड। इसके अलावा मैं चेक से पेमेंट कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मेरे बैंक से पैसा कट जाएगा, मेरे बैंक से पैसा डिडक्ट हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। जो एसेट बढ़ रहा है उसे डेबिट करो, जो एसेट गिर रहा है उसे क्रेडिट करो, बस बात खत्म। तो मशीन अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड बैंक अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। अब जरा इस ट्रांजैक्शन को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखा हुआ है, टेकन अ लोन, क्योंकि अभी तक की जो 3 ट्रांजैक्शन थी उनके अंदर सब में एसेट्स की बातें आ रही थी। अब ये बाकी नालायक नहीं आएंगे क्या कभी? लायबिलिटी एक्सपेंस ये भी तो आएंगे। तो अगली जो ट्रांजैक्शन है इसके अंदर आ गई हैं बातें अपनी प्यारी प्यारी लोन की। तो क्या लिखा हुआ है, टेकन अ लोन ऑफ 10 लाख रुपीज फ्रॉम एसबीआई बैंक। अब भाई किया क्या, हमने लोन लिया है। लोन लेने से पैसा आता है या लोन लेने से पैसा जाता है? बताओ बताओ बताओ, है? लोन लेने से पैसा आता है या जाता है? भाई लोन लेते वक्त तो पैसा आता ही है, वो बात अलग है, बाद में चुकाना भी तो पड़ेगा, तो बाद में तो पैसा जाएगा, बाद में तो आप रीपे करोगे। मगर बात हमें बाद की नहीं करनी, बात हमें आज की करनी है। और आज तो आपने लोन लिया है तो आज तो पैसा आएगा ही। तो आज पैसा आएगा और वो सीधा आपके अकाउंट में डालते हैं, कैश में नहीं देते वो पैसा। बैंक से जब आप लोन लोगे तो आपके अकाउंट में डालते हैं पैसा। तो यहां क्या होने वाला है जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे ही हम लोन ले रहे हैं तो पहला नंबर 1 हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे, हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि बैंक में रहे एक एसेट है तो भाई विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड, तो बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड, सीधी सी बात है, क्योंकि हमारे बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक हमारा एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट ही होता है। लेकिन साइड बाय साइड आपने लोन लिया है, आपके ऊपर एक लायबिलिटी भी तो क्रिएट हो रही है। ये तो हमने सबसे शुरुआती क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि लोन हमारी एक लायबिलिटी होती है, बर्डन होता है। लायबिलिटी का मतलब बर्डन। तो जैसे ही हम लोन ले लेंगे तो हमारे ऊपर बर्डन भी बढ़ जाएगा। और हम जानते हैं अच्छे से बेहतर तरीके से कि लायबिलिटी जब कहीं भी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है मेरे बच्चा। तो डन। यहां दूसरी जो चीज हम करेंगे, लोन विच इज अ लायबिलिटी, वो इंक्रीज होने जा रही है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो डन। विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड, बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड लोन अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। तो जर्नल एंट्री जब आप लिखोगे तो बैंक अकाउंट को आप डेबिट करोगे और टू के आगे क्या लिखोगे, किसका नाम, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना है, लोन अकाउंट क्रेडिट होना है, तो टू लोन अकाउंट ऐसे करके लिख देंगे आप लोग, ठीक है जी। इसके अलावा कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, ये तो कर लेंगे हम, सर जी ये तो कर लेंगे। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला है, बैंक नाम का एसेट कम हो जाएगा और कैश नाम का एसेट बढ़ जाएगा। बैंक से पैसा निकाला है तो बैंक नाम का एसेट कम हो जाएगा और कैश नाम का एसेट बढ़ जाएगा। जो एसेट बढ़ रहा है उसे डेबिट करिए, क्योंकि जो एसेट बढ़ता है उसे डेबिट करते हैं हम, तो कैश को डेबिट करिए, और जो एसेट कम हो रहा है उसको क्रेडिट करिए, तो बैंक को क्रेडिट करिए। तो ये तो आसान है सर जी। रिपेमेंट ऑफ अ लोन, ये भी कर लेंगे सर जी। रिपेमेंट ऑफ अ लोन क्या होना है इसमें, लोन को रिपे कर दिया है। देखो जब लोन लिया है तब तो बैंक में पैसे आए थे, तब तो मेरे ऊपर बर्डन भी बढ़ रहा था। तो जब मैंने लोन लिया था तब बैंक में भी पैसे आए थे और तब बर्डन भी बढ़ रहा था। अब जब वापस कर रहा हूं लोन तो बैंक से भी पैसा जाएगा और लोन नाम की लायबिलिटी भी कम होगी। अब ये थोड़ी ना लोन नाम की लायबिलिटी जिंदगी भर तक रहेगी हमारे ऊपर, जैसे जैसे रीपे करते जाएंगे लायबिलिटी कम होती जाएगी, सीधी सी बातें हैं मेरे बच्चा। तो खैर क्या करेंगे, क्या सोचेंगे हम यहाँ पर, भाई सीधी सी बात है, लायबिलिटी कम हो रही है और बैंक से पैसा जा रहा है। तो बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक तो एक एसेट है, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है जी। तो यहां पर बैंक एक एसेट है तो वो तो क्रेडिट होना चाहिए और लोन नाम की लायबिलिटी कम होने जा रही है, और लायबिलिटी जब कहीं भी कम होती है तो एज पर द रूल्स वो डेबिट होनी चाहिए, तो लोन यहां पर डेबिट हो जाएगा। तो ऐसे करके बातें हैं मेरे बाबूरे, है ना। चलो जी ठीक है, ओके। तो इसी के साथ में हमारी ये बेसिक बातें शुरू हुई हैं, है ना। अभी तो ये जो बेसिक नींव रखने की हमने बातें कही थी कि चैप्टर नंबर 8 आपका कोई चैप्टर नहीं है बल्कि बेसिक फाउंडेशन है आपकी एंटायर अकाउंटिंग का।
तो उसकी जस्ट शुरुआत हुई है, बिल्कुल जस्ट बिगनिंग हुई है। ये कोई छोटा चैप्टर नहीं और ये कोई गैर जरूरी चैप्टर नहीं। चलो खैर, तो जान लेते हैं, समझ लेते हैं आज की क्लास के अंदर ये इतनी सारी ट्रांजैक्शन है, फटाक से जल्दी से करते हैं। फॉर्मेट इस बार बना के लाया हूं तुम्हारे लिए मैं, है ना। तो फॉर्मेट हम लोग जानते हैं कि कैसा होता है भाई। सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखते हैं हम जर्नल नाम की, यहां अपने सीरियल नंबर कोट करते हैं, और यहां तो वही अपना पर्टिकुलर्स, जहां मेन अपना कंटेंट हम लिख देते हैं कि भाई विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, और डेबिट और अमाउंट का साइन बना सकते हो, और इवन आप चाहो तो रुपीज को RS डॉट ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, ऐसे भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो खैर, सबसे पहली ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, उसका कुछ सोचते हैं कि भाई उसका क्या 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 इफेक्ट क्या पड़ेगा, कि चीज इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, आखिर क्या चीज होगी, तो ऐसे करके। तो चलो खैर, तो बिजनेस कमेंस विद कैश, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया। अब देखो ये बात आप अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान ले कि बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया है। आपको जो अकाउंटिंग करनी है वो बिजनेस की करनी है, बिजनेसमैन की नहीं, ध्यान रखिएगा। तो बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया है, बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया, कितना लगाया है, 1 लाख रुपए। और आपको अकाउंटिंग किसकी करनी है मेरे बाबू, तो आपको अकाउंटिंग करनी है बिजनेस की करनी है आपको। तो इस चीज से हम समझते क्या है कि भाई 1 लाख रुपए अगर बिजनेसमैन ने लगाए हैं तो इससे तो बिजनेस के पास में कैश आया है, इससे तो बिजनेस के पास कैश आया है। और जितना भी पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया, बिजनेसमैन तो एक इंसान है ना, ठीक है, सीधी सी बात है, कभी ना कभी वो पैसा निकालेगा भी, तो बराबर का पैसा वो निकाल भी सकता है, विच इज नॉन एज अ कैपिटल, जिसे कि हम नेचर वाइज अपनी एक लाइबिलिटी कहते हैं। तो वो लाइबिलिटी भी बिजनेस के ऊपर क्रिएट हो जाएगी। यानी जैसे ही बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो एक तरफ तो पैसा आता है, लेकिन दूसरी तरफ वो बराबर का पैसा वो निकाल भी तो सकता है, तो वो बर्डन भी क्रिएट होता है ना, कि कभी भी पैसा निकल के चला जाएगा। तो उस बर्डन को ही, उस लाइबिलिटी को ही हम कैपिटल का नाम देते हैं। नेचर वाइज आप सभी को पता होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए बात, कि जो कैश है वो तो एक एसेट है, बट कैपिटल है वो तो एक लायबिलिटी की कैटेगरी में आता है। चैप्टर नंबर 2 में भी हम पढ़ते हैं कि जो कैपिटल है विच इज अ इंटरनल लायबिलिटी फॉर एवरी बिजनेस, तो कैपिटल एक लायबिलिटी कहलाती है। एंड नाउ अब अगर रूल्स के हिसाब से देखें तो जब कहीं भी कोई भी एसेट इंक्रीज होता है तो आपका डेबिट किया जाता है, तो ठीक है, कैश अकाउंट शुड बी डेबिटेड। लेकिन जब कहीं भी कोई भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तब तो क्रेडिट की जाती है, तो ठीक है जी, ओके, तो ये आपका क्रेडिट होना चाहिए, कैपिटल आपका क्रेडिट होना चाहिए। तो पहली एंट्री में हमने कंक्लूड किया कि कैश अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड कैपिटल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। तो ऐसे करके बातें। तो सबसे पहली एंट्री के बारे में अगर मैं बात करूं तो भाई कैश अकाउंट तो होना चाहिए आपका डेबिट, तो कैश अकाउंट, और इसी अलाइनमेंट में यहां पर जाकर डेबिट। क्रेडिट क्या होना चाहिए, कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट आपकी ये जर्नल एंट्री होनी चाहिए। अमाउंट आपकी कितनी है, 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख रुपए की अमाउंट हम लिख देंगे मेरे बच्चे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पर नरेशन तो लिखनी ही होती है, नरेशन जहाँ जिसका पहला वर्ड तो बीइंग ही होता है, और बीइंग आगे हम लिख देंगे, ठीक है जी, मैं वक्त बर्बाद नहीं करता आपका कीमती होता है सभी का वक्त, आपका मेरा सभी का वक्त, तो बर्बाद ना करें। तो बीइंग आगे आप लिख सकते हैं वही कि कैश इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, या बिजनेस कमेंस विद कैश, या रिलेवेंटली जो आपकी ट्रांजैक्शन है जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, क्या दी हुई है कि बिजनेस कमेंस विद कैश, तो आप चाहो तो यहाँ पर वही लिख दो कि बीइंग बिजनेस कमेंस विद कैश, तो मतलब मैं लिख के वक्त बर्बाद नहीं कर रहा। देन ऑब्वियसली आप नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे एंड देन फिर सेकेंड एंट्री इसी के साथ करनी शुरू कर देंगे। सेकेंड एंट्री क्या है कि मशीन खरीदी है। अब देखो ये तो नॉर्मल पिछली क्लास की जैसी एंट्री है कि भाई मशीन खरीदी है तो इससे क्या आया है, मशीन आई है। मशीन खरीदी है तो इससे क्या आया है, मशीन आई है, तो मशीन अकाउंट शुड बी डेबिटेड। भाई हम जानते हैं कि कोई भी एसेट अगर इंक्रीज होता है तो वो आपका डेबिट किया जाना चाहिए, तो मशीन अकाउंट शुड बी डेबिटेड। और क्या मशीन क्या फ्री में आई होगी, के बदले में पैसा नहीं गया होगा। भाई जो एसेट आ रहा हो उसे डेबिट करो, जो एसेट जा रहा हो उसे क्रेडिट करो। तो मशीन आ रही है तो उसे डेबिट कर दिया, क्या जा रहा है, मैं तो जा रहा हूं कैश, जेब से पैसा जा रहा है ना, तो जेब से पैसा जा रहा है तो कैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। तो दोनों ही ट्रांजैक्शन 1-1 लाख रुपए की हैं, तो ठीक है जी, 1 लाख रुपए की हमने मशीन खरीद ली है, बताओ क्या कर सकते हैं अब, ठीक है जी, ऐसे करके बातें हैं। खैर इसके अलावा यहाँ पर भी ऑब्वियसली अगेन हम आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन नरेशन लिखते ही हैं, तो नरेशन लिख डालेंगे हम कि बीइंग मशीन परचेज इन कैश या बीइंग परचेज मशीन फॉर कैश, मतलब लैंग्वेज आप वेरिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सच। खैर थर्ड नंबर की ट्रांजैक्शन क्या लिखी है जी, थर्ड नंबर की ट्रांजैक्शन कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, ये भी कर लेंगे हम बड़े आराम से। भाई कैश विड्रू मतलब निकालना, कैश बैंक से निकाला है तो बैंक से पैसा निकाला है तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा।
जो भी एसेट कम होता है वो क्रेडिट किया जाता है, और बदले में कैश आया भी तो होगा। तो बताओ बताओ कौन आ रहा है, कौन आ रहा है देखो कौन आ रहे, रिश्तेदार आ रहे, मामा जी आ रहे तो कौन आ रहा है भाई, बैंक से पैसा निकालने पर कैश विच इज अ फिजिकल कैश, तो वो तो आ रहा है, तो कैश अकाउंट शुड बी डेबिटेड, जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो, और बैंक जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। बस इतनी सी बातें हैं मेरे बच्चा। तो कैश इंक्रीज होगा इस ट्रांजैक्शन में, क्योंकि बैंक से पैसा निकाला है तो फिजिकल कैश, पैसा ही पैसा, ठीक है, तो वो आ रहा है, और बैंक जा रहा है, बैंक कम हो रहा है। तो ठीक है जी, रिलेवेंटली ट्रांजैक्शन जितनी भी अमाउंट की होगी, कितनी 15,000 रुपये की, तो हम रिकॉर्ड कर देंगे 15,000 रुपये से। तो बताओ जी, क्या बात समझ में आ गई है क्या हमें, है ना। खैर, और बस इस ट्रांजैक्शन के भी नीचे वही अपना बीइंग और जो भी ट्रांजैक्शन की डिस्क्रिप्शन है वो हम लिख दिया करेंगे। खैर, इसके अलावा यहाँ ये चीज़ें तो आप कोट कर ही लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। देन हम 4th नंबर की ट्रांजैक्शन, फर्नीचर बेच दिया हम लोगों ने, ठीक है जी, और पेमेंट इस बार चेक से मिल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी हम कर ही देंगे भाई, पेमेंट चेक से मिल रही है तो बेचने पर तो पैसा आता है, बेचने पर तो पैसा आता है, और चेक से पैसा मिल रहा है तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। चेक से पैसा मिल रहा है तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, कैश नहीं आया है। और क्या कुछ जा रहा है, हाँ जा रहा है ना, कौन जा रहा है, फर्नीचर जा रहा है, जो आ रहा है उसको डेबिट करिए, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करिए। हालांकि ये रूल ऐसा नहीं है कि इस दुनिया की सभी एंट्रीज में अप्लाई हो जाएगा कि जो आ रहा है तुम आ रहे हो तुमको डेबिट कर देंगे, और जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर देंगे ना। ये सिर्फ जो एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे उनके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई एसेट्स ही अगर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, और क्रेडिट कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, तो एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन में अप्लाई हो जाएगा ये आराम से। खैर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, क्योंकि बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड, एंड फर्नीचर अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, क्योंकि फर्नीचर जा रहा है। ट्रांजैक्शन जो की है वो आपकी 50,000 की है, तो हम 50,000 यहां रिकॉर्ड कर देंगे मेरे बच्चा, ठीक है जी। अब देखो, ये जो अभी तक की 4 ट्रांजैक्शन पढ़ी, ये तो मान के चलो सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन पर्पज के लिए थी, इनमें कोई नई बातें नहीं थी। आज की क्लास के जो लेक्चर नंबर 2 की नई बातें हैं वो क्या हैं, तो वो जरा अब सुनते हैं। देखो, जब कहीं भी मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे ना, तब आप उनकी एंट्री उनके नाम से करते हो। बट जब कभी भी गुड्स की ट्रांजैक्शन आएंगी, अब गुड्स की क्या ट्रांजैक्शन होती है, गुड्स की ट्रांजैक्शन होती है भाई या तो परचेज की होती है ना, और या फिर सेल्स की होती है भाई, या तो परचेज की होती है और या फिर सेल्स की होती है भाई, या तो आप सामान को बेच रहे होगे या सामान को खरीद रहे होगे, सीधी सी बात है। तो इनकी ट्रांजैक्शन थोड़ा सा अलग तरीके से होती है। अब ये जो ये आगे की ट्रांजैक्शन है ना, ये गुड्स की है। अब गुड्स की ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो ये आज की क्लास का मेन कंसर्न है, सीखने का, है ना। तो आओ जरा देखते हैं कि कैसे सीखते हैं, गुड्स की ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं। तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हमारे बिजनेस की सबसे ज़्यादा मेन इनकम क्या होती है। बताओ मेन इनकम क्या होती है, तो मेन इनकम होती है मेरे बच्चा सेल ऑफ अ गुड्स। सामान का बेचना ही तो मेन कमाई का जरिया है। सबसे पहली क्लास में किया था हमने, जब पूछा था मैंने कि बताओ कमाई का जरिया क्या होता है एक बिजनेसमैन के पास, तो सामान का बेचना मेन इनकम है। तो सेल्स इज अवर इनकम, और अगर सेल्स इज अवर इनकम तो सामान का खरीदना क्या है, सामान का खरीदना खर्चा है हमारा। तो देखो, जैसा कि मैं कह रहा था ना कि घर पर जाकर जाप करना किस चीज का जाप करना, कि इनकम और ऑलवेज क्रेडिटेड, इनकम और ऑलवेज क्रेडिटेड, तो ऐसे ही भाई सेल्स आपकी इनकम है तो सेल्स इज ऑलवेज क्रेडिटेड, सेल्स इज ऑलवेज क्रेडिटेड। तो ऐसे करके बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से माइंड में रिटेन होनी चाहिए आपके, कि एक्सपेंसेस और ऑलवेज डेबिटेड, एंड बिकॉज परचेज ऑफ अ गुड्स इज एन एक्सपेंस, तो परचेज शुड बी ऑलवेज डेबिटेड। तो परचेज तो कभी भी क्रेडिट मुंह से निकलना ही नहीं चाहिए। सेल्स इज ऑलवेज क्रेडिटेड, परचेज इज ऑलवेज डेबिटेड। सेल्स इज योर इनकम, तो hence it should be credited, purchases is your expense and it should be debited। यानी भाई परचेज तो एक एक्सपेंस है, तो ये तो हमेशा ही आपका डेबिट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, तो ये तो हमेशा ही डेबिट होना चाहिए। और सेल्स तो आपकी एक इनकम है, सेल्स तो आपकी एक इनकम है, तो ये तो हमेशा ही आपकी क्रेडिट होनी चाहिए। यानी मुद्दे की बात यह है कि भाई परचेज जैसी ट्रांजैक्शन के अंदर तो ये सोचना चाहिए कि क्रेडिट क्या होगा, और सेल्स जैसी ट्रांजैक्शन में तो ये सोचना चाहिए कि डेबिट क्या होगा। तो अब उस चीज़ का जवाब भी बड़ा आसान सा है भाई, जब कहीं भी हम सामान खरीदते हैं तो क्या बदले में पैसा आता है या जाता है, बताओ 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 है? अगर हम सामान खरीदते हैं तो पैसा आता है या जाता है, तो पैसा तो जाता है, पैसा तो जाता है। तो पैसा जाता है तो ठीक है जी, ओके भाई, कैश लेवल आपका कम हो जाएगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
सामान खरीद रहे हैं, खर्चा है, तो खर्चे तो डेबिट होने चाहिए, तो परचेज अकाउंट शुड बी डेबिटेड। और खरीदने से आपका कैश विच इज योर एसेट तो कम हो रहा होगा, और एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है, तो ठीक है जी, कैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। तो परचेज की आम तौर पर तो जर्नल एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब जैसे ये जो मेरा केस है क्या कि परचेज किए हैं, गुड्स किए हैं, राम से किए हैं, कैश में किए हैं, कैश में किए हैं, तो डन। इसकी अगर मैं एंट्री की बात करूं कि भाई राम से सामान खरीदा है, 10,000 का कैश में खरीदा है, तो कैसे करेंगे हम इसकी एंट्री, तो ऐसे करेंगे हम इसकी एंट्री क्या कि भाई सामान खरीदा है, परचेज किया है, परचेज इज अवर एक्सपेंस, तो परचेज अकाउंट शुड बी डेबिटेड, परचेज अकाउंट शुड बी डेबिटेड। और क्रेडिट क्या होगा, बदले में कैश गया होगा, तो कैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। और कितने का सामान खरीदा है, 10,000 का, तो ऐसे करके बातें हो गई मेरे बाबू, है ना, इतनी सी बातें हैं, ठीक है जी। तो परचेज आपका एक्सपेंस है। यहां अगर सपोज करो मैं कारण के तौर पर हल्का फुल्का सा कुछ लिखूं, ऑब्वियसली एग्जाम में तो नहीं लिखना है आप लोगों को, लेकिन अगर मैं लिखूं कि परचेज को क्यों डेबिट किया, बिकॉज ये एक एक्सपेंस है। कैश को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये एक एसेट है, और जब कहीं भी कोई भी एसेट कम होता है तो क्रेडिट ही किया जाता है, मेरे बच्चा, जानता हूं मैं। और फॉर्मेट के हिसाब से तो आप लोग जानते हो, यहां नरेशन आएगी और यहां नरेशन आएंगी, उन बातों को मैं रिपीट नहीं कर रहा, वो चीजें तो कर लेंगे आप लोग, उसमें कौन सी बड़ी बातें हो गई, ठीक है जी। तो डन, ये हमारी बात हो गई। इसके अलावा भाई कभी कभी हम उधार में भी तो खरीद लेते हैं तो अगर हम उधार में खरीदेंगे तब क्या होगा, तो कुछ नहीं, बड़ी ही आसान सी बात होने वाली है भाई, परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा। एक चीज तो निश्चित है, कुछ चीजें होती है ना जो निश्चित होती हैं, तो ये वही है कि परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट होगी ही होगी, ये बातें तो कंफर्म्ड है। फिर कंफर्म क्या नहीं है, कंफर्म ये नहीं है कि परचेज की एंट्री में क्रेडिट क्या होगा। अब परचेज की एंट्री में भाई अगर आपने कैश में खरीदा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, लेकिन अगर आपने उधार में खरीदा है तो आपका क्रेडिटर बन जाएगा। हम जानते तो हैं जब जब हम उधार में सामान खरीदते हैं तो ऐसे सिचुएशन में हमारे ऊपर लायबिलिटी आ जाती है, क्रेडिटर बन जाता है, और लायबिलिटी क्रिएट होगी तो क्रेडिट होगी, लायबिलिटी क्रिएट होगी तो क्रेडिट होगी। तो बस इतनी सी बातें कि कैश की जगह पार्टी नेम लिख देते हैं हम, बस इतनी सी बातें हैं। अब जैसे ट्रांजैक्शन नंबर 6 लिखी हुई है कि गुड्स हैं, राम से खरीदे हैं, क्रेडिट में खरीदे हैं, तो देखो जब कैश में खरीदे थे तब तो मैंने क्या एंट्री की थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब जब मैं राम से ही सामान खरीद रहा हूं, उधार में कर रहा हूं, तो अब क्या एंट्री करूंगा, बस इतनी सी बातें हैं। कितनी सी बात है भाई, परचेज अकाउंट में कोई बदलाव नहीं आएगा, परचेज तो परचेज है ना, परचेज में क्यों बदलाव आएगा, परचेज अकाउंट तो डेबिट होना ही होना है। लेकिन अब मैं कैश अकाउंट क्रेडिट कैश क्यों करूंगा, जब उधार में कर रहा हूं तो अब मैं पार्टी का नाम लिख दूंगा, बस इतनी सी बात है, पार्टी का नाम लिख दूंगा। यहां भी अगर सपोज करो मैं बात करूं कारण के तौर पर के साथ बात करूं कि भैया इसको डेबिट क्यों किया है, तो क्योंकि ये एक खर्चा है। इसको क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि ये एक लायबिलिटी है, ये एक क्रेडिटर है जो क्रिएट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो जब कहीं भी कोई भी लायबिलिटी क्रिएट होती है तो क्रेडिट ही की जाती है। और बाकी याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, परचेज अकाउंट तो डेबिट हो, लगाया था ना ग्रीन कलर का ऐसा सर्कल सा, कि परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, वेदर चाहे आप कैश में खरीदो क्रेडिट में। अगर कैश में खरीद रहे होगे तो आपका कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, उधार में खरीद रहे होगे तो आप पार्टी का नाम लिख दोगे, बस इतनी सी बातें हैं, ठीक है जी। तो खैर और रिलेवेंटली अमाउंट तो आपकी वही आ जाएगी, क्योंकि 10,000 की ही ट्रांजैक्शन मैंने दोनों लिखी हुई हैं, तो 10,000 से आ जाएगी मेरे बच्चा, ठीक है। तो ऐसे करके बातें हैं। खैर इसके अलावा ऐसी सेल्स की ट्रांजैक्शन में भाई सेल्स आपकी एक इनकम है तो क्रेडिट तो होगी ही होगी। मुद्दा तो यह है कि डेबिट क्या होगा, तो डेबिट भाई आमतौर पर तो पैसा आता है, सामान बेचने से पैसा आता है, तो आमतौर पर तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन कभी कभार जब आप उधार में बेचोगे तो पार्टी नेम डेबिट हो जाएगा, डेटर क्रिएट हो जाएगा आपकी बुक में। तो वही वाली बातें हैं कि भाई जैसे परचेज के केस में परचेज तो फिक्स है, परचेज तो फिक्स है, क्रेडिट में देखो कि क्या करना है, अगर कैश में कर रहे होगे तो कैश, उधार में कर रहे होगे तो पार्टी नेम। ऐसी सेल्स की एंट्री में सेल्स तो आपकी इनकम है, तो इनकम तो क्रेडिट ही होगी, तो सेल्स तो क्रेडिट ही होगा। लेकिन अगर आप कैश में बेच रहे हो तो कैश को लिख दो, उधार में बेच रहे हो तो पार्टी नेम लिख दो। अब जैसे यहाँ है, ठीक है जी, इसे मैं ओरली कर रहा हूँ, ठीक है जी, आप लोग खुद कर लेंगे इसे। तो जैसे आप सोल्ड गुड्स टू श्याम इन क्रेडिट, इन क्रेडिट, तो क्रेडिट में अगर कर रहे हैं तो बताओ फिर क्या एंट्री होगी। भाई क्रेडिट में कर रहे हैं तो सेल्स तो क्रेडिट होना ही होना है, लेकिन अब क्योंकि उधार में कर रहे हैं तो श्याम को डेबिट कर दोगे आप, कैश को नहीं करोगे, कैश को नहीं करोगे। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, श्याम अकाउंट डेबिट, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, श्याम अकाउंट डेबिट, वो सॉरी श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं, और क्या बोल दिया, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट बताओ, जो चीज निश्चित थी उसे ही बदल दिया तो सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, और ऑब्वियसली कैश में नहीं बेच रहे हैं हम, उधार में बेच रहे हैं, तो श्याम अकाउंट डेबिट होगा। तो श्याम अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट। इसके अलावा अब जैसे ये सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन में सोल्ड गुड्स 13,000, अब यहाँ तो पार्टी का नाम तो दिया नहीं हुआ है, और जब कहीं भी पार्टी का नाम नहीं दिया होता तो हम कैश ट्रांजैक्शन मानते हैं उसे, तो ठीक है। अब सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट बोला ही था कि ये तो फिक्स है, तो अब कैश अकाउंट डेबिट होने वाला है, तो इस चीज़ की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो जो इसकी एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ऐसे करके हो जाती है हमारी गुड्स की एंट्री। और इसी के साथ में आज की ये आखिरी एंट्री क्या है जी, ये लिखा है कि कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। अब सर जी कैश विड्रॉ का मतलब पैसा निकालना, कहां से निकाला है पैसा, हाँ भैया कैश विड्रॉ ऐसे जी बैंक से निकाला होगा हाँ आमतौर पे तो बैंक से निकालते हैं हम पैसा। अब जैसे यहाँ लिखा होता कि कैश विड्रॉ, और यहाँ तो साफ साफ लिखा था कि कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, यहाँ साफ साफ नहीं लिखा कि कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। बट लेकिन क्या मैं यहाँ पर यही मान के चलूंगा कि कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो जवाब है ना, बिल्कुल ना, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ये कौन निकाल रहा है पैसा पर्सनल इस्तेमाल के लिए, है भैया, ये पर्सनल इस्तेमाल के लिए कौन पैसा निकाल रहा है। तो बेसिकली जो हम कहते हैं कि भाई एक बिजनेसमैन होता है, ये बिजनेस में पैसा लगाता है तो कभी ना कभी निकालता भी तो है, इसके पर्सनल लेवल पे खर्चे नहीं आते होंगे, हैं, इसकी सफाई भी, शॉपिंग भी, ये वो फलाना ढिमकाना, बच्चों की स्कूल की फीस, घर का किराया है, वाइफ के खर्चे इतने सारे हैं, है ना। तो ऐसे करके मतलब इतने खर्चे हो जाते हैं, तो कहाँ से आएगा वो पैसा। तो ये पर्सनल खर्चों के लिए पैसा निकालता है बिजनेस में से, ऐसे करके बातें हैं। तो बेसिकली इसने जो पैसा निकाला है, किसने निकाला है, बिजनेसमैन ने पैसा निकाला है, बिजनेस में से निकाला है, बैंक से नहीं निकाला। वैसे भी स्पेसिफाई नहीं किया वो कहाँ बोला हुआ है कि बैंक से निकाला, तो ये बोला हुआ है कि कैश विड्रॉ हुआ है, पैसा निकाला गया है, किसने निकाला है, बिजनेसमैन ने। और ये कैसे पता लगा, क्योंकि पर्सनल यूज लिखा हुआ है, पर्सनल यूज के लिए तो जो पैसा निकाला जाता है वो बिजनेसमैन ही निकालता है। तो यानी इस ट्रांजेक्शन का मीनिंग ये हुआ कि बिजनेसमैन ने बिजनेस में से पैसा निकाला है। और जरा आराम से, बिजनेस में से पैसा निकाला है तो देखो अकाउंटिंग तो आपको बिजनेस के हिसाब से करनी है। जब बिजनेसमैन ने लगाया था बिजनेस में पैसा तो हमने कहा था कि कैश बढ़ जाएगा, तो अब अगर निकाल रहा है तो फिर क्या होगा, तो निकाल रहा है तो डेफिनेटली कैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, क्योंकि कैश का लेवल कम हो रहा है। और ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि पर्सनल पर्पस के लिए निकाला गया पैसा कहलाता है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स कहलाता है, ये हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी पढ़ा था। तो जितना भी पैसा निकाला है उसको हम ड्राइंग्स अकाउंट कहते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन जितनी भी अमाउंट की होगी, कितने की है जी, 8,000 रुपये निकाले हैं इसने, तो 8,000 रुपये से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी। और देखो कई बार बहुत से बच्चे होते हैं नरेशन में परेशान रहते हैं कि सर जी नरेशन क्या है, नरेशन में कुछ नहीं है, नरेशन तो बीइंग लिख के कुछ ही लिख दो आप। अब हालांकि कुछ ही मतलब कुछ भी मत लिख देना कि किसी का नाम लिख दिया, किसी का ख्याल लिख दिया, किसी की बातें लिख दी, किसी का गाना, कोई गाना पसंद आया वो लिख दिया, तो ऐसे करके नहीं, ठीक है, रिलेवेंट लिखना है लेकिन लैंग्वेज वेरिएट कर सकते हो। अब जैसे यहाँ लिख देंगे हम विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, या लिख देंगे बीइंग फॉर पर्सनल यूज कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, या बीइंग ड्राइंग मेड बाय द बिजनेसमैन, ठीक, कुछ भी लिखो, रिलेवेंट लिखो, ठीक है, पढ़ता कोई नहीं है, नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, ध्यान रखिएगा हाँ भैया यही बात है, क्योंकि तो नाइंसाफी है कि हाँ लिखेंगे नहीं तो नंबर कट जाएंगे, और लिखने पे नंबर मिलेंगे, लिखने पे नंबर नहीं मिलते इन पे, ठीक है, एंट्री सही होगी तो ही नंबर मिलेंगे। देखो हम बात करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर किसके बारे में, डेटर के बारे में। डेटर जो कि नेचर वाइज हमारी बुक्स में एक एसेट्स के तौर पर, जो नेचर वाइज हमारी बुक्स के अंदर डेबिट के तौर पर एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब देखो एक जो डेटर होता है वो आमतौर पर क्या करता है, आमतौर पर या तो वो पैसा दे देता है आपको। अब पैसा दे देता है तो क्या होता है वो जानते ही हैं हम भाई, अगर सपोज करो कोई डेटर है उससे पैसा मिल जाए तो क्या होता है, तो जानते हैं हम लोग, बहुत अच्छे से जानते हैं हम भाई, पैसा मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट होता है और उस पर्टिकुलर डेटर को हम फिनिश कर देते हैं। मुद्दे की बात कि ये डेटर अकाउंट एक ऐसा खास अकाउंट है जिस चीज का खत्म होना, फिनिश होना तो निश्चित है। जिस वक्त हम उधार में सामान बेचते हैं हम डेटर को अपनी बुक्स में डेबिट बैलेंस के साथ में, एसेट्स के बैलेंस के साथ में क्रिएट करके रखते हैं। लेकिन क्या जिंदगी भर तक क्या कोई ठेका उठा लिया कि अपनी छाती पे रख के रखेंगे से डेबिट बैलेंस के तौर पर, तो जवाब है ना। ऑब्वियसली या तो पैसा दे देगा। आज की क्लास में मेजरली हमें बातें करनी है कौन सी, कि अगर किसी कारण से, अब वो कौन कौन से कारण होते हैं वो भी अभी सुन लेंगे हम। अगर किसी कारण से पैसा ना मिल पाए और पैसा मिलने की उम्मीद भी खत्म हो जाए, उम्मीद का टूटना,
उम्मीद का टूटना, टूटी है कभी उम्मीद? बहुत दुखदाई होता है, क्या कर सकते हैं। उम्मीद का टूटना, उसकी क्या एंट्री होती है, तो ये सीखना है हमें आज की क्लास में। तो जब उम्मीद टूटेगी, जब जिस डेटर से पैसा मिलना है वो उम्मीद ही खत्म हो जाएगी, पैसा मिलने की कोई संभावना अब आपको नजर नहीं आएगी, तो तब क्या जर्नल एंट्री होती है, ये समझना है मेरे बाबू मुझे आज। तो खैर, अगर पैसा नहीं मिलेगा और मिलने की उम्मीद भी खत्म हो गई, सामने वाला पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया। अब देखो, ये हमने चैप्टर नंबर 2 में भी हल्का सा बोला था कि इंसॉल्वेंट क्या होता है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके पास में अब पैसा नहीं बचा है, जिसके पास जो अपने डेट्स को पे करने में असमर्थ है, और इस बात का सर्टिफिकेट वो कोर्ट से लेके आ चुका है। कोर्ट में जाकर उसने अप्लाई किया है कि हे कोर्ट, आप मुझे सर्टिफिकेट दे दीजिए कि मैं एक इंसॉल्वेंट हूं, मैं एक कंगाल हूं। क्या लोग ऐसा सर्टिफिकेट मांगते होंगे? हाँ, जिनके हालात बद से बदतर बिल्कुल खराब हो चुके होते हैं, तो वो ये लोग इस तरह का सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो बेसिकली कोर्ट में जाते हैं, वो अप्लाई करते हैं इंसॉल्वेंसी के लिए, और कोर्ट उन्हें सर्टिफिकेट ग्रांट कर देता है अगर वो सभी कंडीशंस को मैच कर रहे होंगे। सभी कंडीशंस मतलब वाकई में उनकी फाइनेंशियल हालत बहुत खराब होगी, उनके पास कोई पैसा ना धेला ना कुछ भी नहीं बचा होगा, तो ऐसे में कोर्ट उन्हें सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगा, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस। वो इन्वेस्टिगेशन कराता है कौन? कोर्ट। कोर्ट इन्वेस्टिगेशन कराता है, वाकई में जरा जाके पता करके आओ कि वाकई में इस पर्सन के हालात खराब हैं या नहीं। तो आखिर अगर कभी आपका डेटर के बुरे दिन आ गए, वो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, उन्हें इंसॉल्वेंसी का सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो अब आपको भी पूरी हो गया है विश्वास कि अब तो पैसा डूब गया मेरे बच्चा, तो अब तो पैसा नहीं मिलने वाला, तो ऐसे में तो आपका दिया हुआ उधार खराब हो चुका है। इस तरह की चीजों को हम पुकारते हैं बैड डेट्स। आपका दिया हुआ उधार खराब हो चुका है, आपको नुकसान हो चुका है, और हम जानते हैं कि हमारी अकाउंटिंग में सभी एक्सपेंसेस के साथ साथ सभी लॉसेस भी हमेशा डेबिट ही होते हैं, सभी इनकम के साथ साथ सभी प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट ही होते हैं मेरे बच्चा, ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली अगर आपका दिया हुआ उधार खत्म हो गया तो ठीक है, आपको एक नुकसान हुआ है, कौन सा? बैड डेट नाम का। तो नुकसान तो हमेशा डेबिट होते हैं, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट किया जाता है। इस तरह की परिस्थिति में क्रेडिट किया गया जाता है, तो क्रेडिट वो किया जाएगा जिसकी डेस्टिनी है। देखो, ये डेटर अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो इनिशियली आपकी बुक्स में डेबिट के तौर पर एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक सर्टेन मोमेंट के बाद ये तो क्रेडिट जरूर होगा, चाहे पैसा मिले चाहे पैसा ना मिले। आज की क्लास में मेनली हम बात कर रहे हैं अगर पैसा ना मिले, बाकी अगर पैसा मिल भी जाता है तो भी ये डेटर अकाउंट तो क्रेडिट होगा जरूर। चाहे पैसा मिल जाए चाहे पैसा ना मिले, डेटर अकाउंट तो क्रेडिट होगा जरूर, क्योंकि डेटर हमारी बुक्स में एग्जिस्ट कर रहा है एज अ डेबिट बैलेंस के तौर पर। जो भी चीज इस दुनिया में डेबिट हुई है वो क्रेडिट होगी जरूर, जो भी चीज इस दुनिया में आई है नष्ट होगी जरूर, जो भी चीज इस दुनिया में डेबिट हुई है वो क्रेडिट होगी जरूर। तो नॉर्मल सा जिंदगी का रूल अप्लाई करना है आपको, बस इतनी सी बातें हैं मेरे बाबू। तो डेटर अकाउंट तो क्रेडिट होगा जरूर। तो डेटर अकाउंट को फिनिश कर दीजिए। डेटर एक एसेट है, एसेट को फिनिश करने के लिए क्रेडिट ही किया जाता है, ये बात भली बात ही अच्छे तरीके से जानते हैं हम। तो बैड डेट्स जो कि एक नुकसान है, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, यानी कि अब आपको जो अच्छे से माइंड में रिटेन करना है वो क्या कि बैड डेट्स जो कि एक नुकसान है, जिसका मतलब होता है कि आपका दिया हुआ उधार अब खराब हो चुका है, अब आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको नुकसान हो रहा है, और हमारी अकाउंटिंग में सभी नुकसान हमेशा डेबिट किए जाते हैं। सो दैट लॉस विल बी डेबिटेड, एंड क्या है उस लॉस का नाम? तो बैड डेट उस लॉस का नाम है। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट होगा, और डेटर को तो होना ही था क्रेडिट, डेटर तो क्रेडिट होगा ही होगा, चाहे पैसा मिले चाहे पैसा ना मिले, डेटर अकाउंट तो क्रेडिट होना ही होना है हर हाल में मेरे बाबू। अब जरा आराम से देखो, एक टॉपिक तो आपका ये होता है कि बैड डेट जब होता है तब क्या होता है। बैड डेट जब होता है तो हम डेटर को अपनी बुक से फिनिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, खत्म, बस बर्खास्त हो गई बात, खत्म। लेकिन कभी कभी होता है ना, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, अब कोई ख्याल वगैरह तो नहीं आया, लेकिन ये जो डेटर था आपका, जो धोखा देके गया था आपको, जिसके बुरे हालात के चलते आपको नुकसान हो गया था, तो ये डेटर अब एक बार फिर आया है और फिर से आपके साथ बिजनेस करना चाहता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं? देखो, हम भी इंसान हैं, ऐसे तो नहीं कि हाँ भाई हम ये कह देंगे कि हम तो नहीं करेंगे आपके साथ नुकसान, आपने हमारा नुकसान कराया था, लेकिन हम ये जरूर कह देते हैं कि जो आपने नुकसान पहले कराया था पहले उसकी रिकवरी करवा दो। इस तरह की प्रोसेस को हम बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड।
जिस डेटर की वजह से हमें पहले बैड डेट नाम का नुकसान हुआ था, जिस डेटर ने हमारा पैसा डुबाया था, अगर आगे चलकर वो आपको पैसा देने को तैयार हो जाए, है ना, डूबते को तिनके का सहारा, आमतौर पर ऐसा नहीं होता। हालांकि अगर एक बार किसी पर्सन ने आपका पैसा डुबा दिया, विश्वास डुबा दिया, उम्मीद तोड़ दी, तो दोबारा से उम्मीदों पर खरा उतरना बड़ा मुश्किल काम, नहीं उतरता वो। बट यहां पर तो हम पढ़ेंगे कि अगर कोई डेटर इनिशियली पहले कभी बैड डेट हो गया था और आज वो आपको पैसा दे रहा है, तो क्या जर्नल एंट्री होती है मेरे बाबू? तो ऑब्वियस सी बात है कि अब तो पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट होगा। और एक ऐसा इंसान जिससे पैसा मिलने की उम्मीद नहीं थी, और अगर पैसा मिल रहा है तो इससे बड़े फायदे की बात क्या हो सकती है? एक ऐसा इंसान जिससे पैसा मिलने की उम्मीद नहीं थी और अब आज की डेट में उससे पैसा मिल रहा है, इससे बड़े फायदे की क्या बात हो सकती है? और फायदे तो हमेशा हमारी बुक्स में क्रेडिट होते हैं मेरे बाबू। तो डन, पैसा मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट किया जाएगा। और यहां एक फायदे की बातें चल रही हैं, क्योंकि पैसा मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी लेकिन पैसा मिल गया है, तो ऑब्वियसली क्रेडिट करना है हमें अपने फायदे को। और फायदे का नाम क्या रखा जाएगा? तो फायदे का नाम रखा जाता है बैड डेट रिकवर्ड। तो ध्यान रखना है यहां पर, देखो एक टर्मिनोलॉजी है बैड डेट। बैड डेट मतलब आपका डेट खराब हो गया, ये आपके नुकसान की बात है। एक चीज होती है बैड डेट, आपका दिया हुआ उधार खराब हो गया, ये आपके नुकसान की बात है। लेकिन एक चीज होती है बैड डेट रिकवर्ड, आपका दिया हुआ जो उधार जो खराब हुआ था वो अब रिकवर हो रहा है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? यानी मान के चलिए कि ये तो हमारे लिए फेवरेबल बातें नहीं होती, ये तो बड़ी लेस फेवरेबल बातें होती हैं। लो बना दे सींग इसके भी, लंबे 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 बड़े बड़े सींग। तो मान के चलो ये तो हमारी नेगेटिव सिचुएशन होती है, बट ये तो एक पॉजिटिव सिचुएशन होती है। हम चाहते हैं ऐसे रोज रोज दिन आए कि ऐसे लोग जो हमारा पैसा डुबा चुके हैं वो लोग हमें पैसा दें। तो ये तो एक फायदेमंद सिचुएशन है। तो बैड डेट्स मींस लॉस, बट बैड डेट रिकवर्ड तो आपकी प्रॉफिट की अमाउंट है, ध्यान रखिएगा। तो जब कहीं भी अगर आपको इस तरह कोई नुकसान अगर सपोज करो होगा बैड डेट्स नाम का, तो आपको डेटर को फिनिश करना है और उस नुकसान को डेबिट करना है। और अगर वही डूबा हुआ पैसा आपका वापस लौट के आएगा, वही डूबा हुआ पैसा अगर वापस लौट के आएगा, आपको पैसा मिल रहा है उस इंसान से जहां से पैसा मिलने की उम्मीदें अब खत्म हो गई थी, तो उस सिचुएशन के अंदर आपका कैश अकाउंट डेबिट होगा, तो बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट हो जाएगा। तो ऐसे करके बातें हैं हमारी। अब जैसे अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, जहां सबसे पहले पार्ट के अंदर दिया हुआ है कि मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। हालांकि जब कहीं भी कोई भी पर्सन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है तो यूं ही तो नहीं हो जाएगा। कोर्ट बेसिकली बताता है कि हाँ भाई ये इंसॉल्वेंट है या नहीं, और कई बार कोर्ट की तरफ से इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है। एक पर्सन होता है, एक इंसान होता है, ऑफिशियल रिसीवर, ये कौन होता है? जिसे कोर्ट ने अपॉइंट किया है आपके यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए। किस लिए? कि जरा देखो तो सही इस पर्सन के वाकई में हालात खराब हैं या ये ऐसे ही मक्कारी कर रहा है, झूठ बोल रहा है ना, ऐसे होते हैं ना मक्कार लोग भी। तो कोर्ट बेसिकली बोलता है ऑफिशियल रिसीवर को, एक इंसान को, कि जाके इन्वेस्टिगेशन करा के आओ। और कई बार होता है यही है कि थोड़ा बहुत पैसा जो कि है वो रिकवर किया जा सकता है, मतलब वो बोल तो रहा है मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत पैसा रिकवर किया जा सकता है। तो यहां लिखा हुआ है कि मोहन एक ऐसा इंसान है जो कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है और आपको फर्स्ट और फाइनल डिविडेंड, अब देखो अब तो वो इंसॉल्वेंट हो रहा है तो पहली और आखिरी बार जो भी पैसा लेना है वो ले लो। ऑफिशियल रिसीवर बोल रहा है ये वाली बात। और आपको कितना पैसा मिलेगा? फर्स्ट 50 पैसे इन ए रूपी। 50 पैसे इन ए रूपी का क्या मतलब होता है? 50%। एक रुपए में कितने पैसे? 100 पैसे। तो 100 में से 50 मिल जाएंगे आपको, तो 50% मिल जाएगा। अगर कभी लिखा हो 20 पैसे इन ए रूपी तो इसका मतलब है 20%। कभी लिखा हो 75 पैसे इन ए रूपी तो दैट मीन 75%। तो मतलब पैसे इन ए रूपी मतलब परसेंट। तो 50 पैसे इन ए रूपी मिल जाएंगे आपको अगेंस्ट डेट ऑफ 5000। तो आपने कितना उधार दिया हुआ था? आपने 5000 रुपए का उधार दिया हुआ था। आपने कितना उधार दिया हुआ था? आपने 5000 का उधार दिया हुआ था। उसमें से क्या पैसा डूब गया? हाँ, पैसा तो डूबेगा। आपका डेटर अगर इंसॉल्वेंट हो रहा है तो पैसा तो डूबेगा, लेकिन 50% तो पैसा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैंने कहा था कि डेटर से अगर पैसा मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट, डेटर से पैसा नहीं मिलता है तो बैड डेट अकाउंट डेबिट। मैंने क्या कहा था? डेटर से पैसा मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट, डेटर से पैसा नहीं मिलता है तो बैड डेट अकाउंट डेबिट। डेटर अकाउंट तो क्रेडिट होता ही होता है। अब यहां इस हमारे फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? थोड़ा पैसा मिल रहा है और थोड़ा पैसा नहीं मिल रहा।
तो जितना पैसा मिल रहा है उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट, जितना पैसा नहीं मिल रहा उसके लिए बैड डेट अकाउंट डेबिट। तो कैसे करके हो जाएगी हमारी इस चीज की जर्नल एंट्री, तो आओ जरा समझते हैं। क्या डेट दी हुई है हमारी 2022 1 अप्रैल, तो 2022 अप्रैल 1 कलर चेंज करें, आओ कलर चेंज करें। और उम्मीद करता हूं ये सब कुछ तो आप कर ही लेंगे। लो लिख ही देता हूं, यहां पर तो डेट आती है हमारी, यहाँ पर्टिकुलर्स आता है, ये तो बचकानी छोटी बातें हैं, ये तो सब समझ गए हैं हम। सर जी ये मत लिखा करो, है चलो लिख देते हैं, है ना, फिर कहेंगे मास्टर ठीक से तो करता नहीं है है ना, चलो खैर कोई नहीं। तो ऊपर ऑब्वियसली और जर्नल की हेडिंग भी डालनी है। लो भैया आप कर रहे हैं तो पूरा ही कर देते हैं अच्छे से। ये तो हम समझते हैं अकाउंट्स में कि जो काम कर रहे हैं उसकी हेडिंग लिखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो पहली एंट्री कैसे होगी कि भाई डेटर अकाउंट तो क्रेडिट होना है, वो तो होके रहेगा। डेटर कौन है? मोहन, तो मोहन तो क्रेडिट होना है, होके रहेगा। डेबिट क्या होगा? तो भाई थोड़ा पैसा आया है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, थोड़ा पैसा नहीं भी तो आया है तो बैड डेट अकाउंट डेबिट होगा। देखो जितना पैसा आए, जितना पैसा आए उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट करिए, जितना पैसा ना आए उसके लिए बैड डेट अकाउंट डेबिट करिए। अब जरूर थोड़ी ना कि हमेशा एक ही अकाउंट डेबिट होगा, एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं। तो यहां पर 2 अकाउंट डेबिट होंगे यहाँ पर हमारे। वो कितनी अमाउंट का डेटर है हमारा? तो ये हमारा 5,000 रुपए का डेट था, 5,000 का डेटर था और लिखा हुआ था कि 50% इन रूपी, 50 पैसे इन रूपी मिल जाएगा। तो 50 पैसे कितना होगा? 2500, आधा। और अगर 2500 मिलेगा तो 2500 नहीं मिलेगा, तो ऐसे करके बातें हैं। जितना मिले उतना कैश में, जितना ना मिले उतना बैड डेट में, तो ऐसे करके बातें हो जाएंगी। नरेशन हम लोग लिख देंगे कि बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन आफ्टर बैड डेट्स, ऐसे करके, या कोई भी आप नेसेसरी आप लैंग्वेज यूज कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। इसी के साथ नेक्स्ट एंट्री जो दी हुई है अप्रैल 2 की, जहां लिखा हुआ है कि 8,000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल, इज नॉट रिकवरेबल। यानी यहां तो इस लाइन में साफ बोल दिया कि 5 हैं कि 8,000 हैं, कितने हैं? अरे इस बार तो 8,000 का फटका लगा है। तो 8,000 रुपए जो रमेश से ड्यू हैं वो नॉट रिकवरेबल, अब वो मिलेंगे ही नहीं। तो इस बार तो सीधा सीधा कह रहे हैं मिलेंगे ही नहीं, तो इस बार तो मिले नहीं है, साफ कह दिया मिलेंगे ही नहीं। तो यानी इस बार तो बैड डेट्स थ्रू डेटर वाली एंट्री करनी है आपको। जब पैसा मिल ही नहीं रहा तो क्या ही कर सकते हैं, पैसा मिलेगा ही नहीं। तो 2 अप्रैल की जो एंट्री होगी वो सीधा सीधा, और उम्मीद करता हूँ यहाँ नरेशन वगैरह तो लिख लेंगे आप लोग, ठीक है जी, कर लो ना उम्मीद। तो जो 2 अप्रैल की एंट्री होगी वो तो सीधा सीधा भाई इस बार कोई कैश अकाउंट डेबिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस बार तो पैसा मिलेगा ही नहीं। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर का नाम क्या है? रमेश। और बस यहां 8,000 रुपए के साथ में आप एंट्री पास कर देंगे, तो ऐसे करके बात हो जाएगी मेरी। नरेशन भी आप लिख देंगे, बीइंग बैड डेट्स रिकॉर्डेड, बीइंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम रमेश बिकम्स बैड डेट, या जो भी नेसेसरी लैंग्वेज आपको लिखनी है वो आप लिख सकते हैं। तो ऐसे करके बात हो गई हमारी। इसके अलावा अब श्याम, पहले मोहन आया, फिर रमेश आया, और अब श्याम की बातें। श्याम क्या कह रहा है? तो श्याम जिसने उधार लिया था 15,000 का, श्याम जिसने उधार लिया था 15,000 का, वो इंसॉल्वेंट हो गया। देखो जब इंसॉल्वेंसी की बातें आएंगी ना तो समझ जाएंगे अब तो बैड डेट होंगे ही होंगे। भाई डेटर अगर इंसॉल्वेंट हो जाएगा, आपके लिए इससे दुख की बात क्या हो सकती है, क्या ही कर सकते हैं, ठीक है जी। तो श्याम जो आप जिसने 15,000 का उधार लिया हुआ था, यानी जो 15,000 का डेटर था आपका, वो इंसॉल्वेंट हो गया। लेकिन 50% तो मिल सकता है फ्रॉम हिज इस्टेट, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह को। इस्टेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी, तो उसकी प्रॉपर्टी वगैरह सेल आउट करके थोड़ा तो पैसा मिल जाएगा। तो यानी ये वाला जो 3 अप्रैल का केस है ये कैसा है? पॉइंट नंबर 1 के जैसा या सेकंड के जैसा? बताओ भाई। पॉइंट नंबर 1 में थोड़ा पैसा मिला था, थोड़ा नहीं मिला। सेकंड में धेला भर नहीं मिला। थर्ड में क्या है? तो थर्ड में भी तो लिखा है ना 50% इज रिसीव्ड, तो 50% मिल जाएगा, तो 50% नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट नंबर 1 के जैसा होने वाला है। तो डन। इसको भी कैसे करेंगे भाई? कैश अकाउंट भी डेबिट किया जाएगा इसमें, साथ में बैड डेट अकाउंट भी डेबिट किया जाएगा। और फिर टू क्या नाम दिया हुआ है इन्होंने? श्याम सुनहरे, श्याम प्यारे, है ना, मेरे श्याम राधे राधे, है ना।
चलो खैर, तो अप्रैल 3 की कितने का वो डेटर है, 15,000 का हमारा वो डेटर है, तो 15,000 का आधा पैसा मिल गया है और 15,000 का आधा पैसा नहीं मिल पाया है। तो 15,000 का आधा होगा 7,500 रुपये जो मिल गए हैं, और 15,000 का आधा 7,500 नहीं मिल पाए हैं मेरे बच्चा। ऐसे करके बातें हैं। नरेशन भी हम डाल देंगे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम श्याम आफ्टर अ बैड डेट, ऐसे करके इसी के साथ सबसे आखिरी एंट्री हमारी तो सबसे आखिरी एंट्री के अंदर 4 अप्रैल के अंदर लिखा है रिसीव 10,000 इन कैश। पहली बात तो रिसीव कर रहे हैं हम 10,000 इन कैश फ्रॉम अ सोहन। किस लिए, क्यों, ये जरा गौर करने लायक बात है। क्यों फॉर अ बैड डेट रिटन ऑफ लास्ट ईयर, यानी कि एक कोई बैड डेट थे जो रिटन ऑफ किए गए थे, एक कोई बैड डेट थे जो रिटर्न ऑफ किए गए थे लास्ट ईयर, पिछले साल। तो बैड डेट अभी नहीं हुए हैं, बैड डेट्स नुकसान, बैड डेट अभी नहीं हुए हैं, पिछले साल हुए थे, आज तो वो पैसा दे रहे हैं। और हमने समझा था कि अगर कोई भी बैड डेट होगा पिछले साल या पिछले से पिछले साल या इस साल या कभी भी, और आज अगर उससे पैसा मिल जाए तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एक ऐसा इंसान जिसने पैसा डुबा दिया था, वो डूबा हुआ पैसा अगर वापस मिल जाए, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। उसी ही तरह की ट्रांजैक्शन को हम पुकारते हैं बैड डेट रिकवर्ड, जो कि एक नुकसान की नहीं बल्कि एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन है। हम चाहेंगे कि इस तरह की प्रॉफिटेबल सिचुएशन रोज रोज आए कि जिससे पैसा मिलने की उम्मीद खत्म हो जाए, जो पैसा डुबा दे, जो बैड डेट हो पिछले साल या पिछले से पिछले साल और उससे पैसा मिल जाए। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या जर्नल एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखना कि इस तरह की सिचुएशन में, परिस्थितियों में हम पार्टी नेम नहीं लिया करते जब कभी भी, क्योंकि भाई ऑब्वियसली पिछले साल जब हमने उसे बैड डेट के तौर पर राइट ऑफ किया होगा तो सोहन को तो हमने अपनी बुक से एलिमिनेट कर दिया होगा, फिनिश कर दिया होगा। तो सोहन का नाम तो अब हम अपनी बुक्स में बिल्कुल भी नहीं ले सकते, ध्यान रखिएगा। उस तरह की सिचुएशन में क्या होती है जी हमारी एंट्री, सिंपली कैश अकाउंट डेबिट बिकॉज पैसा आ रहा है, और बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट। तो ऐसे करके बातें हैं मेरे बाबू। तो डन। इसी के साथ क्या होने वाला है हमारा, कैश अकाउंट डेबिट होगा हमारा, और बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट होगा हमारा। प्यारा प्यारा दुलारा है ना, ये तो प्यारा प्यारा ही है ना कि पैसा मिलने की उम्मीद नहीं थी और पैसा मिल गया, वो भी पूरे 10,000 रुपए। तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। ध्यान रखना, सोहन से पैसे मिले हैं बट सोहन का नाम हमने लिया तक नहीं, ठीक है जी। ऐसी करके बातें हैं। तो डन। इस तरीके से आपकी एंट्री होती है जी बैड डेट की। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने बैड डेट्स की जर्नल एंट्री, यानी अगर आपकी उम्मीद टूटती है पैसा मिलने की तो क्या होता है ये देख लिया, वादा ना निभाया जाए तो क्या होता है ये हमने देख लिया, और अगर वही डूबा हुआ पैसा दोबारा से अगर आपको मिल जाता है तो क्या जर्नल एंट्री होती है ये हमने देख लिया। हम अक्सर एक लाइन बोला करते थे, बहुत बार एक लाइन बोला करते थे कि परचेज अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड, सेल्स अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। ऐसे करके कुछ रूल सा बना दिया था हम लोगों ने, है ना। तो आज उस रूल के बारे में थोड़ी सी कुछ बात बोलेंगे हम, है ना। स्पेशली आज की क्लास इसी चीज़ के नाम होने वाली है। एक जनरल रूल था हमारा कि जो परचेजेस अकाउंट है, क्योंकि वो नेचर वाइज एक एक्सपेंस की कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई होता है, और रूल्स ऑफ जर्नल के अनुसार हमने बहुत बेहतरीन तरीके से जाना था कि एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। लायबिलिटी के केस में बढ़ने पर क्रेडिट, घटने पर डेबिट। एक्सपेंसेस तो मुंह उठा के बिना सोचे समझे हमेशा ही हमें डेबिट करने चाहिए, और इनकम को तो हमेशा ही क्रेडिट करना चाहिए। और ऑब्वियसली सामान का खरीदना एक खर्चे की कैटेगरी में आता है। इसी ही कारण से हमने बोल दिया था कि परचेजेस अकाउंट तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हमेशा ही डेबिट किया जाएगा। और लिटरली क्या ये रूल कोई झूठा रूल है? तो नहीं है, ये कोई झूठा रूल नहीं है। परचेज अकाउंट तो हमेशा डेबिट ही होता है, ठीक है। लेकिन आज की क्लास के टाइटल के अकॉर्डिंगली भी जान ही गए हैं हम कि कभी कभी, है ना, अब कभी कभी की तो बातें हो ही जाती है ना। अब जैसे हमेशा हम सच बोलते हैं बट कभी कभी हम झूठ भी बोलते हैं है ना। तो परचेज अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड की एक जनरल रूल है, लेकिन इसकी कुछ एक एक्सेप्शंस है, कुछ एक अपवाद हैं, यानी कभी कभार तो ये क्रेडिट भी कर दिया जाता है।
अब ऑब्वियसली इस बात को समझने के लिए पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि परचेज अकाउंट डेबिट कब किया जाता है। तो ये तो पता ही है हमें, सामान खरीदते वक्त, जब सामान आता है, जब सामान का लेवल इंक्रीज होता है, गुड्स का लेवल इंक्रीज होता है, तब उस दिन हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। और ऑब्वियसली हमारी अकाउंटिंग की दुनिया में ये डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे के जस्ट अपोजिट तरीके से फ्लो करते हैं, जिससे कुछ हद तक आप समझ सकते हो कि जब आप सामान खरीदोगे, आपके सामान का लेवल इंक्रीज होगा तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। तो अगर किसी भी कारण से सामान का लेवल कम होगा, अब ये कारण क्या होंगे, वो कारण ही पढ़ने हैं आज की क्लास में हमें। तो जब हम सामान खरीदते हैं, सामान का लेवल इंक्रीज होता है, हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। लेकिन अगर किसी भी कारण से आपके सामान का लेवल कम हो रहा है, सामान जा रहा है तुम्हारा, बर्बाद हो रहा है तुम्हारा, या कुछ भी हो रहा है तुम्हारा, गुड्स का लेवल, पहले आपकी फैक्ट्री में 10 लाख का सामान था, पता नहीं क्यों 8 लाख का हो चुका है, 2 लाख कहाँ गए, पता नहीं कहाँ गए, वही सब कुछ पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो बेसिकली किसी कारण से अगर गुड्स का लेवल कम हो रहा होगा तो उन सभी परिस्थितियों में हम करते हैं परचेज अकाउंट को क्रेडिट। लेकिन उस कारण में सेल्स नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर आप सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं, क्या सामान बेचने से भी आपके यहां से, आपकी फैक्ट्री से, वेयरहाउस से सामान जाएगा या नहीं, तो हाँ जाएगा तो सही, बस सेल्स के केसेस में नहीं, क्योंकि हम बहुत बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से जानते हैं कि सामान बेचने पर तो एक खास अकाउंट सेल्स अकाउंट ही आता है, और वो सेल्स अकाउंट हमेशा बुक्स में क्रेडिट किया जाता है। तो ऑब्वियसली आज की क्लास में मैं सेल्स की बातें तो नहीं कर रहा, ये जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन लिखी हुई है इसमें से किसी में भी हम सामान बेचेंगे नहीं, कुछ करेंगे, लेकिन उस कुछ करने से सामान कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखो काफी सारे कारण होते हैं आपकी फैक्ट्री में से सामान के जाने के, आपके वेयरहाउस में से सामान के कम हो जाने के। अगर वो कारण सेल्स है, आप सामान बेच रहे हो, तब तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, तब तो ऑब्वियसली परचेजेस का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन अगर किसी दूसरे कारण की वजह से अगर आपके सामान का लेवल कम हो रहा है, तो तब मेरा परचेजेस का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो परचेज अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड, ये एक फंडामेंटल ट्रुथ है, इसको ना भूलिएगा और इसको होल्ड करके रखिएगा। लेकिन इसके कुछ एक ही तो हैं, 3 4 5 हैं बस, एक्सेप्शन है, जिन खास परिस्थितियों में यही अपना परचेज अकाउंट आपका क्रेडिट कर दिया जाता है। क्या कर सकते हैं, अब जैसे कि बिजनेसमैन ने खुद से ही सामान निकाल लिया है, भाई हमारा बिजनेस है किस चीज का, रेडीमेड गारमेंट का, अब अपने घर के लिए नहीं लेके जा सकते कपड़े हैं, अपने बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, पिताजी के लिए, माताजी के लिए, तो घर पे कपड़े लेके चले गए हम। ज्वेलरी का बिजनेस है, घर के लिए ज्वेलरी ले गए एक सेट है ना, सीधी सी बात है। किसी भी चीज का काम हो सकता है, हम एक फर्नीचर डीलर हैं, घर पे भी फर्नीचर की नीड पड़ती है। हमारा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का कोई काम है, घर पे जरूरत है फ्रिज की या किसी भी चीज की, तो घर के लिए ले गए हम। अब घर के लिए अगर ले गए हम, तो अगर गुड्स निकाले होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उस सिचुएशन के अंदर भी गुड्स का लेवल कम तो हुआ होगा। तो इन सभी एग्जांपल्स के अंदर भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस से ही गुड्स निकाल रहे हैं तो गुड्स के लेवल कम हो रहे हैं, बट क्या कोई आप सामान बेच रहे हो तो नहीं बेच रहे हो, तो देन इस सिचुएशन में आपका परचेज अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। अगर आप अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो मार्केट में एज ए सैंपल के तौर पर, हैं आप अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के बीच में भिजवा रहे हो सैंपल के तौर पर, या पब्लिक के बीच में फ्री में बंटवा रहे हो अपना थोड़ा सा सामान एज ए सैंपल के तौर पर फ्री में, क्या आप बेच रहे हो? नहीं, बेच नहीं रहे हो। बेचने का मतलब होता है बदले में पैसा लेना। आप बदले में कोई पैसा नहीं ले रहे हो, तो ऑब्वियसली दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड एट अ कॉस्ट प्राइस। सामान को आपको कॉस्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बदले में तो ढेला भर नहीं मिलेगा आपको। तो फ्री में जब कहीं भी हम सामान दे देते हैं तो क्या सामान का लेवल कम होगा? हाँ जी, कम होगा। इन सभी कारणों में सीधी सी बात है, एक चीज तो कॉमन होने वाली है कि आपके पास से सामान जा रहा है बट आप बेच नहीं रहे हो। तो आपने सैंपल के तौर पर दे दिया या कहीं चैरिटी के तौर पर दे दिया। देखो, सैंपल के तौर पर देना और चैरिटी के तौर पर देना तो अलग अलग बातें हैं। सैंपल के तौर पर देने का तो कहीं ना कहीं पर्पस होता है हमारे अपने बिजनेस को एनहांस करना, प्रमोट करना, सेल्स को मैक्सिमाइज करना, ज्यादा से ज्यादा नए नए कस्टमर्स जुड़े हमारे साथ। चैरिटी तो पता ही है हमें, दान देते हैं हम लोग, है ना, थोड़े से हो गए होंगे, पिघल गए होंगे। खैर, बाकी रियल लाइफ में तो चैरिटी भी आमतौर पर बिजनेस प्रमोशन पर्पज के लिए ही की जाती है। खैर, इसके अलावा हमारे गुड्स को आग लग गई, हमारे गुड्स चोरी हो गए, तो ये जो भी अगर कोई भी कारण होगा तो इन सभी परिस्थितियों में आपका परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि इन सभी परिस्थितियों में आपके गुड्स का लेवल कम हो रहा है और आप बेच नहीं रहे हो। आपने अपने गुड्स का, सपोज करो आप एज्यूम कर रहे हो कि आप टिम्बर मर्चेंट हो। टिम्बर मतलब रॉ लकड़ी, है ना, प्लाईवुड।
तो आप एक टिम्बर मर्चेंट हो, आपके पास में प्लाईवुड वगैरह आती हैं, ठीक है जी, रॉ फॉर्म में, कच्ची फॉर्म में, और ऑब्वियस सी बात है कि उस सिचुएशन में अगर आप टिम्बर मर्चेंट हो तो टिम्बर ही आपके लिए गुड्स कहलाया जाएगा। और आपने उस, अब भाई प्लाईवुड, आपने प्लाईवुड खरीदी, प्लाईवुड आपने बेच दी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप उस प्लाईवुड का ही इस्तेमाल करके कोई फर्नीचर बनाओगे, आपने 10 पीस खरीदे थे प्लाईवुड का, उसमें से 2 पीसेस का इस्तेमाल करके आपने कोई वार्डरोब बना दिया, कोई फर्नीचर सोफा सेट बनाने की कोशिश की है, तो क्या गुड्स का लेवल कम हुआ है या नहीं? तो गुड्स का लेवल तो कम हुआ है, लेकिन आपने बेचा नहीं है। तो अगर टिम्बर का इस्तेमाल यानी गुड्स का इस्तेमाल कोई एसेट बनाने के लिए किया जा रहा है, तो यहां पर भी मेरे गुड्स का लेवल कम हो रहा है, लेकिन अगेन हमने बेचा नहीं है। अगर 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 हमने जहां से सामान मंगाया वहां से रास्ते में से ही ट्रांसपोर्टेशन में हो जाता है ना, इधर उधर कुछ टूट फूट, चोरी है ना, पिलफरेज बोलते हैं उसे, टेक्निकली चोरी नहीं बोलेंगे, जो थोड़ा बहुत मतलब कि मंगाई तो थी 10,000 यूनिट जब, लेकिन आई हैं तो 9,995 आई हैं, 5 यूनिट कहाँ गई पता नहीं। हालांकि वो इतनी ज़्यादा कम वैल्यूएशन की हैं कि हम भी मैटर नहीं कर रहे कि वो 5 यूनिट कहाँ गई। हाँ, अगर वो बहुत कीमती चीज़ें हैं तो बहुत मैटर करेगा कि वो 5 यूनिट कहाँ गई, लेकिन अगर वो इतनी कीमती चीज़ें नहीं है तो ठीक है, आने जाने में इतना तो चलता है। पिलफरेज हो जाती है, छोटी मोटी चोरियां हो जाती हैं, या फिर थोड़ी बहुत टूट फूट हो जाती है। तो अगर इस तरह का कोई लॉस इन ट्रांजिट हुआ है तो क्या इससे भी आपके गुड्स का लेवल कम हुआ होगा? अगेन ऑब्वियसली कम हुआ होगा, कम तो हुआ होगा, लेकिन क्या आपने कोई बेचा है? तो नहीं। तो देखो, इनमें से किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर ऑब्वियसली बेचने जैसी तो कोई बातें नहीं है, लेकिन क्या इन सभी ट्रांजेक्शन के अंदर मेरे गुड्स का लेवल कम हो रहा है? हाँ, हो रहा है, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। कंसेप्ट क्या है हमारा? परचेज अकाउंट डेबिट कब होता है? जब हम सामान खरीदते हैं और हमारे गुड्स का लेवल इंक्रीज होता है तो परचेज अकाउंट डेबिट किया जाता है। लेकिन अगर किसी भी कारण से आप चैरिटी में दे रहे हो, सैंपल के तौर पर दे रहे हो, एसेट बनाने में इस्तेमाल कर रहे हो, गुड्स में आग लग गई, चोरी हो गई, कुछ भी हो गया, किसी भी कारण से गुड्स का लेवल अगर कम हो रहा है और आप बेच नहीं रहे हो तो परचेज अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। बस इतनी सी बातें हैं। यानी ऑब्वियस सी बात है कि इस क्वेश्चन के अंदर तो अगर मैं जब जर्नल एंट्री लिखने पे जाऊंगा तो चाहे भाई पहले नंबर की जर्नल एंट्री हो, दूसरे नंबर की जर्नल एंट्री हो, तीसरे नंबर की हो, चौथे की हो, पांचवें की हो, एक बात तो निश्चित है, एक बात तो कंफर्म्ड है कि परचेज अकाउंट तो डेबिट, सॉरी ये क्या बोल दिया, अब वही है ना, जो रूल है वो तो जुबान पे चढ़ा हुआ है कि परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, है ना। और ये रूल आपकी भी जुबान पे चढ़ा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा कि परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, क्योंकि ये तो एक खास परिस्थिति है जब हो रही है परचेज अकाउंट क्रेडिट। तो खैर, मैं तो जो बोल रहा था वो ये कि ये कोई भी एंट्री क्यों ना हो, सभी के अंदर ही एक चीज तो कॉमन रहने वाली है कि परचेज अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। सवाल तो बस इतना सा है कि डेबिट क्या होगा, डेबिट क्या होगा, सवाल तो बस इतना सा है। तो चाहे पहली एंट्री हो, दूसरी हो, तीसरी हो, सभी में ही परचेज अकाउंट लो, शॉर्ट फॉर्म ही लिख देता हूं मैं, है ना। कीमती वक्त है और कीमती वक्त को आओ बचाएं, है ना। तुम्हारा वक्त, मेरा वक्त, सभी का कीमती वक्त, तो आओ बचाएं। सभी केसेस में परचेज अकाउंट तो क्रेडिट होगा ही होगा। मुद्दा यह है कि डेबिट क्या होने वाला है, तो अलग अलग केसेस में अलग अलग चीजें डेबिट हो जाएंगी। क्या होगा, आओ जरा समझते हैं। अब सबसे पहले केसेस में गुड्स विड्रॉल किए बिजनेसमैन ने पर्सनल यूज के लिए, और ये बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग जानते हैं, समझते हैं कि बिजनेसमैन जब जब पर्सनल पर्पज के लिए कोई भी काम करता है तो बताओ मेरे मुन्ना क्या होता है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट होता है। ये बात कर जानते हैं हम लोग, मतलब कोई नई बात नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल पर्पज़ के लिए कोई भी अगर काम किया जाएगा तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होता है, ये बात जानते हैं हम। इसके अलावा गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं सैंपल के तौर पर या चैरिटी के तौर पर। देखो, सैंपल के तौर पर दे रहे हो या चैरिटी के तौर पर, फ्री में ही दे रहे हो ना, फ्री में दी गई चीज़ होगा तो नुकसान ही है हमारे। और हम जानते हैं कि सभी एक्सपेंसेस एज वेल एज सभी लॉसेस हमेशा आपकी बुक्स में डेबिट ही किए जाते हैं। तो आओ करें डेबिट किसको, नुकसान को। अब सैंपल के केस में आप लिख सकते हो क्या, सैंपल लिख दो, फ्री सैंपल लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, फ्री सैंपल लिख देते हैं हम, ठीक है। चैरिटी के तौर पर दे रहे हो तो चैरिटी लिख दो कि चैरिटी अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, ऐसे करके बातें हैं। इसके अलावा टिम्बर आप इस्तेमाल कर रहे हो किस लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, तो इससे क्या हो रहा है, फर्नीचर बन रहा है ना आपका, तो बस इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर फर्नीचर बन रहा है, फर्नीचर बन रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा आपका मेरे मुन्ना, ठीक है जी, ऐसे करके बातें हैं। इससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपका गुड्स डिस्ट्रॉयड हुए हैं किससे, फायर से। इससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर गुड्स बर्बाद हुए हैं आपके किस में, ट्रांजिट में, तो ठीक है। गुड्स जब फायर से डिस्ट्रॉय हुए हैं तो लॉस ऑफ गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। अगर चोरी से हुए हैं तो लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट। ट्रांजिट में हुए हैं तो लॉस ऑफ गुड्स
इन ट्रांजिट। जो नुकसान हुआ है उस नुकसान का नाम लिखना होता है आपको, सिंपली ये वाली बात है भाई। अगर नुकसान आपका चैरिटी का हो रहा है, चैरिटी देकर तो चैरिटी लिखो, सैंपल है तो फ्री सैंपल लिखो, फर्नीचर बना रहे हो तो फर्नीचर लिखो, पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हो तो ड्राइंग्स अकाउंट लिखो। और बस इन सभी के यहाँ पर ये डेबिट 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 तो आप कोट कर ही सकते हो, रिलेवेंटली अमाउंट भी आपकी आई जाएंगी, उसमें तो कोई मतलब बड़ा खेल नहीं है। तो वो चीजें तो मैं ना भी लिखूं तो चल जाएगा आपका। तो डन। आज की क्लास के अंदर क्या सीखा आप लोगों ने कि परचेज अकाउंट क्रेडिट कब कब होता है। वैसे तो आमतौर पे डेबिट ही होता है, लेकिन कभी कभी तो क्रेडिट भी हो जाता है जब सामान कम हो रहा हो लेकिन सेल ना कर रहे हो। तो ऐसे करके बात है मेरे बाबू। करनी है कुछ खास जर्नल एंट्री की। कैसी जर्नल एंट्री की कि कई बार ये रिपेयर के खर्चे, ये कोई खर्चे कई बार मशीन में जाते हैं, कई बार रिपेयर के नाम से चले जाते हैं। तो ये कुछ क्या बातें हैं, तो उसी चीज़ की जो कन्फ्यूजन है उसे क्लैरिटी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, सी टू सी कन्फ्यूजन इनटू क्लैरिटी। तो आओ जरा करें बातें शुरू। तो आज की क्लास के अंदर जो जर्नल एंट्री करनी है हमें, वो कौन सी करनी है मेरे बाबू? ऐसी जर्नल एंट्री जिनका लेना देना हो किसी ना किसी तरीके से आपके एसेट्स, जैसे कि मशीन या जैसे कि फर्नीचर। बट हाँ, ज़्यादातर बार ये बातें आपकी मशीन के केस पे ही एप्लीकेबल होती हैं मेरे बाबू। तो हमारे अकाउंट्स के रूल्स के अनुसार, अगर आप कोई भी एक्सपेंडिचर यानी खर्चा इनकर कर रहे हो मशीन खरीदने से पहले या मशीन को इस्तेमाल करने से पहले, तो ऐसे में कहा जाता है मेरे बाबू कि इसको आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेना चाहिए और तुरंत उसे आपको उसी ही पर्टिकुलर एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देना चाहिए। आपको उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना चाहिए। अगर कभी भी किसी मशीन, किसी एसेट से के कनेक्शन में खर्चा उसके इस्तेमाल से पहले किया जा रहा हो, हालांकि ये बातें कनेक्ट पूरी तरह से तब होंगी जब हम एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे, जो हम अभी इसी वक्त करने वाले हैं कुछ देर बाद। तो अगर कभी भी किसी मशीन के रेस्पेक्ट में खर्चा उसके इस्तेमाल से पहले किया जा रहा हो तो उसे तुरंत उसी ही एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है। जैसे फिलहाल अभी हम मशीन की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में मशीन अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है मेरे बाबू। और जबकि अगर कभी भी कोई भी खर्चा किसी एसेट के इस्तेमाल के बाद किया जाए, आफ्टर यूज इस्तेमाल के बाद किया जाए, तो ऐसे में मेरे बच्चा उस खर्चे को हम तुरंत रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हैं और आप उसे अपना एक्सपेंस मान सकते हो। और उस सिचुएशन में रिलेवेंट एक्सपेंस अकाउंट को ही आप डेबिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मशीन अकाउंट में डेबिट करने की नीड नहीं है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि खर्चों की अकाउंटिंग हमेशा ही आप नॉर्मली तरह से कर दोगे। जैसे कि रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी पे की तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, इलेक्ट्रिसिटी पे किया तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। हमारे खर्चों की अकाउंटिंग बड़ी प्यारी, बड़ी मासूम सी है कि रिलेवेंट खर्चे को मैं डेबिट करता हूं और कैश अकाउंट को क्रेडिट करता हूं क्योंकि बदले में पैसा जा रहा है। लेकिन क्या सभी खर्चों की अकाउंटिंग ऐसे होती है? तो जवाब है ना। आपको एसेट से संबंधित खर्चों को थोड़ा ध्यान से देखना होगा कि वो एसेट से संबंधित मेरे खर्चे मेरे एसेट्स के इस्तेमाल से पहले खर्च हो रहे हैं या बाद में खर्च हो रहे हैं। अगर बाद में खर्च हो रहे हैं कोई परेशानी नहीं, आप रिलेवेंट एक्सपेंस को डेबिट करिए। लेकिन अगर इस्तेमाल से पहले खर्च हो रहे हैं तो आपको उसे उसी एसेट की कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा। तो आओ जरा इन्हीं बातों से संबंधित अपनी जर्नल एंट्रीज पे प्रकाश डालिए। लेकिन उससे पहले अपनी परंपरानुसार अपने रूल्स ऑफ अ जर्नल लिख लेते हैं कि एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है, घटता है तो क्रेडिट होता है मेरे बाबू। और इसके अलावा लायबिलिटी में तो उल्टी बातें चलती हैं। लायबिलिटी तो बढ़ने पर क्रेडिट जबकि घटने पर डेबिट हुआ करते हैं। एक्सपेंसेस तो मुंह उठा के हमेशा ही डेबिट कर दिए जाते हैं और इनकम को तो बिना सोचे समझे हमेशा ही क्रेडिट कर देना चाहिए। तो ऐसे करके बातें हैं मेरी, ठीक है जी। तो आओ जरा एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं। और देखो, सबसे पहले तो आपको ये कंक्लूजन निकालना है कि कौन सा खर्चा
एसेट के इस्तेमाल से पहले होगा और कौन सा बाद में होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने अगर कोई रिपेयर का खर्चा कराया, तो देखो आमतौर पर तो रिपेयर का खर्चा कब कराते हैं? रिपेयर का खर्चा किसी एसेट को इस्तेमाल करने से पहले कराते हैं या बाद में कराते हैं? तो ऑब्वियसली रिपेयर्स तो तभी होगी ना जब आपने एसेट को इस्तेमाल करना शुरू किया होगा, आपने भाई मशीन वगैरह इस्तेमाल करनी शुरू की, उसमें थोड़ी बहुत कोई टूट फूट खराबी आई, आपने उसे ठीक कराया मैकेनिक को बुला के। तो आमतौर पे तो जो रिपेयर्स होती है वो इस्तेमाल के बाद की ही बातें होती हैं, बाद की ही बातें होती हैं। तो यानी इस केस में तो अगर सपोज करो हम बात करें तो सीधा सीधा सा हमारा कंक्लूजन है कि आपको इसे मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं करना, माना मशीन की रिपेयर है लेकिन आपको रिपेयर नाम का खर्चा ही डेबिट कर देना है मेरे बच्चा। तो यानी इस केस के अंदर डेफिनेटली हम रिपेयर अकाउंट को ही डेबिट करेंगे निश्चित तौर पर। खैर, और देखो सेकंड पार्ट तो है ही आसान, मशीन खरीद रहे हैं तो मशीन अकाउंट डेबिट होगा। मुद्दे की बात तो थर्ड और फोर्थ पार्ट की है, थर्ड और फोर्थ पार्ट की। यहां क्या कह रहे हैं कि आप एक तो इंस्टॉलेशन चार्जेस पे कर रहे हो मशीन पर, ठीक है जी, ओके। आप फ्रेट यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैरिज पे कर रहे हो मशीन पर। अब आप तौर पर एक बात बताइए, जो इंस्टॉलेशन के खर्चे हैं वो मशीन के इस्तेमाल करने के बाद खर्च किए जाते हैं या पहले? बताओ बताओ बताओ, पहले मशीन इंस्टॉल होगी बाद में इस्तेमाल होगी या पहले इस्तेमाल होगी बाद में इंस्टॉल होगी? बताओ। ये लाइन तो खुद ही अगर सपोज करो सोचोगे, मुंह से बोलने की कोशिश करोगे तो खुद ही जबान पे आएगा आपके कि पहले मशीन इंस्टॉल की जाती है उसके बाद ही इस्तेमाल की जाती है। सीधी सी बातें हैं। तो इंस्टॉलेशन के जो खर्चे होंगे वो पहले किए जाएंगे, मशीन इस्तेमाल बाद में होगी। तो इंस्टॉलेशन के जो खर्चे हैं वो तो इस्तेमाल से पहले के खर्चे हैं, तो ऑब्वियसली इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट ना करिएगा यहां इन केसेस में। तो आपका, क्योंकि ये मशीन के इस्तेमाल से पहले वाले खर्चे हैं, जो फ्रेट भी आप पे करोगे मशीन जब खरीद रहे होगे उसी वक्त आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ट्रक वाले को पे की होगी। तो ये दोनों ही खर्चे मशीन के इस्तेमाल से पहले वाले खर्चे हैं, तो इन दोनों ही केसेस में आपका मशीन अकाउंट डेबिट किया जाएगा। मेरे बच्चा ध्यान रखना, अगर आपने गलती से भी यहां फ्रेट सोचकर फ्रेट अकाउंट डेबिट किया या कैरेज सोचकर कैरेज अकाउंट डेबिट किया या इंस्टॉलेशन चार्जेस देखकर इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट किया तो आपका जवाब गलत हो जाता है। तो यहां मशीन अकाउंट डेबिट किया जाएगा। आपको ऐसे खर्चों को रिलेवेंट एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देना होता है, रिलेवेंट एसेट अकाउंट डेबिट करके। तो आपको यहां पर मशीन अकाउंट को ही डेबिट करना है, ध्यान रखिएगा। अब जरा आराम से, सेकंड केस में तो भाई आप मशीन खरीद रहे हो तो ऑब्वियसली मशीन अकाउंट डेबिट करोगे। फिफ्थ पार्ट में तो ऑब्वियसली मशीन खरीद रहे हो, हालांकि सेकंड हैंड मशीन खरीद रहे हो तो ठीक है, मशीन खरीद रहे हो तो मशीन अकाउंट ही डेबिट होगा। लेकिन अब एक बार फिर रिपेयरिंग चार्जेस की बात आ गई। अब देखो, जो ऊपर वाला रिपेयरिंग चार्जेस हैं वो है मेरी एग्जिस्टिंग मशीन्स पे, जबकि ये जो नीचे वाले रिपेयरिंग चार्जेस हैं ये है मेरी ऊपर वाली मशीन सेकंड हैंड मशीन पर। और ऑब्वियस सी बात है भाई, हुआ क्या होगा कि हमने सेकंड हैंड मशीन खरीद के लेके आए हैं और अगले ही दिन मतलब हम रिपेयर का खर्चा करा रहे हैं। तो हुआ क्या होगा, हम रिपेयर सेकंड हैंड मशीन लेके आए होंगे और अगले ही दिन अगर रिपेयर का खर्चा हम करा रहे हैं तो पक्की बात है कि सेकंड हैंड मशीन में कुछ कमियां होंगी। ऐसा नहीं है कि सेकंड हैंड मशीन खरीदी होगी, इस्तेमाल की होगी और उसके बाद अब ये खर्चे हो रहे हैं। सेकंड हैंड मशीन खरीदी होगी, चला के देखी होगी, नहीं चली होगी और तभी के तभी रिपेयर का खर्चा करा रहे हैं, जिससे कि वो वर्केबल कंडीशन में आ पाए, जिससे कि अब काम कर पाओ, इस्तेमाल कर पाओ। तो अभी तक इस्तेमाल की नहीं है। तो यानी ये रिपेयर का खर्चा है, ध्यान रखना, ये भी बिफोर की कैटेगरी में ही आएगा मेरे बाबू, ध्यान रखिएगा। देखो, जो रिपेयर है ना, रिपेयर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, रिपेयर थोड़ा सा खास है, तो खास चीजों को खास अटेंशन दें। जो रिपेयर है अगर कभी भी नॉर्मली लिखा हो, नॉर्मली मतलब किसी नई मशीन के केस में लिखा हो या फिर एग्जिस्टिंग मशीन के नई मशीन पे तो क्यों होगी रिपेयर यानी नई मशीन को खरीदने के कुछ वक्त बाद कह सकता हूं मैं, या कोई एग्जिस्टिंग मशीन के केस में लिखा हो तब तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, आपने उसे इस्तेमाल करने के बाद ही रिपेयर का खर्चा कराया होगा तो आप रिपेयर अकाउंट ही डेबिट करते हैं, रिपेयर अकाउंट डेबिट करते हैं। लेकिन अगर आप किसी सेकंड हैंड मशीन के केस में बात कर रहे हैं कि आपने रिपेयर खर्च तो की है लेकिन कोई पुरानी मशीन है, सेकंड हैंड मशीन है, तो सेकंड हैंड मशीन के केस में हम एज्यूम करके चलते हैं कि भाई आप वो मशीन खरीद के लेके आए होगे और वो मशीन वर्केबल कंडीशन में नहीं होगी। तो वर्केबल
कंडीशन में लाने के लिए आपने रिपेयर का खर्चा कराया है। आप सेकेंड हैंड मशीन लेके आए, सॉकेट में डाला, चल ही नहीं रही है, कोई खराबी है उसके अंदर, तो कोई खराबी है तो उसे वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए, अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए आपने रिपेयर का खर्चा किया और फिर इस्तेमाल करना शुरू किया, तो इस्तेमाल बाद में कर रहे हो आप, तो इस तरह के खर्चे तो बिफोर यूज की कैटेगरी में आएंगे और ऐसे में तो आपको मशीन अकाउंट डेबिट करना पड़ता है मेरे बाबू। तो ऐसे करके बातें हैं, ठीक है जी। तो ये जो हमारी जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं इनके केस में फिर कैसे करके कर जाएंगे हम, आओ जरा आप वन बाय वन लिखते चले जाते हैं। अब जैसे कि अप्रैल 1 2 3 4 5, तो अप्रैल 1, अप्रैल 2, अप्रैल 3, अप्रैल 4, अप्रैल 5 एंड अप्रैल 6। और ऑब्वियस सी बात है कि इन सभी चीज़ों में एक बात तो कॉमन है, एक बात तो निश्चित है कि आपकी जेब से पैसा जा रहा है। जेब से पैसा जा रहा है तो कैश अकाउंट तो क्रेडिट होगा ही होगा। जैसे कुछ होती है ना चीज़ें, जिन चीज़ों का होना निश्चित होता है, तो यहाँ इस क्वेश्चन में भी ये चीज़ निश्चित है कि कैश अकाउंट तो क्रेडिट होगा ही होगा, आपकी जेब से तो पैसा जाएगा ही जाएगा। हाँ, सवाल तो इतना सा है कि डेबिट क्या होगा। तो सबसे पहले पार्ट में, सबसे फर्स्ट पार्ट में आप रिपेयर का खर्चा करा रहे हो, एग्जिस्टिंग मशीन पे करा रहे हो। जब आप एग्जिस्टिंग मशीन पे खर्चा कराओगे तो रिपेयर अकाउंट को ही डेबिट पाओगे। तो सबसे पहले पार्ट में तो आपको रिपेयर अकाउंट को ही डेबिट करना है, ठीक है जी। रिपेयर अकाउंट, रिपेयर्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर देंगे आप, अकॉर्डिंगली अमाउंट भी लिख देंगे, ठीक है जी। सेकंड पार्ट के अंदर तो आप मशीन खरीद रहे हो, नई मशीन खरीद रहे हो, तो ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि नई मशीन खरीद रहे हो तो नई न्यू मशीन लिखोगे, मशीन तो मशीन है, पुरानी खरीदो नहीं खरीदो मशीन अकाउंट ही डेबिट होगा आपका, ठीक है जी। इसी के साथ फ्रेट और कैरिज आप पे कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखना फ्रेट अकाउंट नहीं लिखना है, कैरिज अकाउंट नहीं लिखना है। ये सब आपने मशीन के इस्तेमाल से पहले खर्च किया होगा। इंस्टॉलेशन चार्जेस भी आपने मशीन के इस्तेमाल से पहले खर्च किया होगा। तो इन सभी के केसेस में आपको क्या करना है, मशीन अकाउंट डेबिट। तो देखो फ्रेट वाले केस में भी मशीन अकाउंट को डेबिट करना है, इंस्टॉलेशन चार्जेस वाले केस में भी आपको मशीन अकाउंट को ही डेबिट करना है मेरे बाबू, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो इन दोनों ही केसेस में फ्रेट और इंस्टॉलेशन चार्जेस मशीन अकाउंट ही डेबिट किया जाएगा। सेकेंड हैंड मशीन खरीद रहे हैं तो अगेन भाई ऐसा नहीं कि नई मशीन खरीदेंगे तो न्यू मशीन अकाउंट डेबिट, सेकेंड हैंड मशीन खरीदेंगे तो पुराना मशीन अकाउंट डेबिट, ऐसे करके। चाहे आप ब्रैकेट में ओल्ड न्यू लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी इनकी भी नीड नहीं है, ठीक है जी। ऐसा कोई जरूरी चीजें नहीं है कि आपको करनी है ऐसे करके, ठीक है। रिपेयरिंग के चार्जेस जा रहे हैं ऊपर मेंशन मशीन पे, ऊपर मतलब सेकंड हैंड मशीन पे। जब कभी भी सेकंड हैंड मशीन के ऊपर रिपेयर का खर्चा जाएगा तो रिपेयर अकाउंट नहीं होगा डेबिट। तो इसको सुंदर तरीके से अपने कॉपी के अंदर जरूर बना लीजिएगा, ध्यान रखना। तो सेकंड हैंड मशीन के ऊपर अगर रिपेयर का खर्चा जा रहा है तो ये तो इस्तेमाल से पहले का खर्चा होगा, तो ऐसे में तो हमारा प्यारा अपना मशीन अकाउंट ही डेबिट किया जाएगा। कहा अरे वाह सर जी, हैं, यानी सारे ही केसेस में मशीन अकाउंट डेबिट पहले लिख देते आप, ऐसे कैसे लिख देते भैया? सभी का लॉजिक अलग अलग है, माना सब में मशीन 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 नजर आ रहा है, बट सबका लॉजिक तो अलग अलग है। हाँ, लॉजिक डेराइव कहाँ से हुआ है? तो लॉजिक डेराइव हुआ है यहाँ से मेरे बाबू। तो ठीक है, अब यहाँ पर भी अमाउंट वगैरह तो आप खुद से लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसी के साथ में आज यहाँ इसी वक्त इसी की पल आप लोगों ने सीखा कि कभी भी किसी भी एसेट्स के इस्तेमाल से पहले के जो खर्चे होते हैं वो उसकी कॉस्ट में ऐड कर दिए जाते हैं बाय डेब्टिंग दैट एसेट। लेकिन अगर कभी भी किसी भी एसेट के इस्तेमाल के बाद कोई भी खर्चा किया जाएगा और आमतौर पे वो खर्चा रिपेयर्स ही होता है, तो तब उस स्थिति में आपको उसे एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेना होता है और आप रिलेवेंट उसी एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया करते हैं। तो ऐसे करके बातें हैं। तो डन, फिलहाल आज की बात भी मेरी समाप्त हुई, अभी की बात खत्म हुई। तो कोई दिक्कत परेशानी समस्या शंका आए तो प्लीज कमेंट करिए। तो डन, ओके डन, टाटा बाय बाय, टेक केयर। तो अकाउंट्स अवेलेबल है ही, अवेलेबल है, ओके डन।